Like, ठीक है, thank you. Good morning, everyone. I hope all of you are doing well. Today we are going to start with the new concept of accounting for hire purchase system. अभी तक जो आप लोगों ने सेल्स सिस्टम पढ़ा है, कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसमें दो तरीके के सेल्स हम लोगों ने पढ़े हैं. वन इज द कैश सेल सिस्टम्स, जिसमें कि हम लोग दो पार्टी से अगर हम बात करते हैं, वन इज द बायर एंड द अदर वन इज द सेलर. तो बायर पेमेंट कर देता है इन कैश इमीडिएटली एंड ही इज गेटिंग द पोजेशन एज वेल एज द ओनरशिप ऑफ द गुड्स एट द सेम टाइम. तो वो कैश सिस्टम में हमारा कॉन्सेप्ट चलता है. जब हम क्रेडिट सेल्स की बात करते हैं तो क्रेडिट सेल्स में जब हम दोनों पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर पेमेंट जो होती है, पेमेंट तुरंत नहीं होती है, वो कुछ टाइम के बाद होगी. वट एवर टाइम इज being given as the credit time period to the buyer, कि वो कुछ टाइम के बाद 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर जो भी सिस्टम होता है, दोनों पार्टीज जिस पे भी अग्री करेंगी उस टाइम पर वो पेमेंट होती है. लेकिन जो ओनरशिप और पोजेशन की हम बात करते हैं क्रेडिट सेल्स के सिस्टम पे भी, प्रोडक्ट की ओनरशिप और पोजेशन दोनों ही इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती हैं बायर के पास. पेमेंट वो बाद में करता है. वो उधार पर अगर ले रहा है तो वो पेमेंट उसकी जो होगी वो इमीडिएटली नहीं होगी, एज इन द केस ऑफ कैश सेल सिस्टम्स. तो ये दो सिस्टम हम लोगों ने पढ़े हैं, कैश सिस्टम और क्रेडिट सेल सिस्टम. यहाँ पर दोनों तरीके की सेल्स में जो फोकस है, फोकस is on the transfer of ownership and the possession of the goods. तो it's basically transferred immediately. पेमेंट की एक में इमीडिएट पेमेंट है, एक में पेमेंट बाद में होती है along with some amount which has been agreed by both of the parties. इन दोनों सिस्टम के अलावा में एक और सिस्टम होता है. You must have heard of the installment system, जिस पर हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं, इंस्टॉलमेंट्स देते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा, और हम एसेट को परचेज करते हैं. हायर परचेज सिस्टम is something which you can say it's a concept or it's a type of sales between it's not a cash sales, it's not a total concept of credit sales. It's a concept which is in between these two kind of systems. अब हायर परचेज सिस्टम में एक जो सेल्स की परचेज की ट्रांजेक्शन है बिटवीन टू पार्टीज, बायर एंड द सेलर, there is an agreement of sales and purchase between these two parties, which is known as the hire purchase agreement. And you are recovering the amount in different installments. तो आप जो पेमेंट कर रहे हो वो इंस्टॉलमेंट्स में हम दे रहे हैं, जो पीरियोडिक होती है. इट कैन बी मंथली, इट कैन बी क्वार्टरली, इट कैन बी हाफ ईयरली, इट कैन बी ईयरली, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स भी होती हैं जिसमें हम एक अमाउंट दे रहे हैं विच इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट. एंड देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज, बायर एंड सेलर, टू परचेज एंड सेल एनी काइंड ऑफ गुड्स विच दे आर डीलिंग विद. अब यहाँ पर जब हम पोजेशन की और ओनरशिप की बात करते हैं तो जो कैश सेल्स में, क्रेडिट सेल्स में मैंने आपको अभी बताया कि इन टर्म्स ऑफ इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, द ओनरशिप एंड द पोजेशन, बोथ दीज टू थिंग्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड इमीडिएटली टू द बायर. सेलर के पास से ओनरशिप और पोजेशन दोनों ही तुरंत ट्रांसफर हो जाते हैं. आवाज कम आ रही है, आवाज कम क्यों आ रही है आपको? कैन एनीवन ऑल्सो कंफर्म मी कि मेरी वॉइस कम आ रही है? क्योंकि मेरे पास से तो स्पीकर की और इसकी वॉल्यूम के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है. अनन्या, मेक श्योर कि आप लोगों ने जो आपके सिस्टम से जिससे भी आपने कनेक्ट की हुई है लेक्चर को, उसमें वॉल्यूम कम ना हो. एंड इन केस एनीवन ऑफ एल्स जस्ट कंफर्म मी कि मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं है. मैं अपने सिस्टम पे देख रही हूँ तो मेरे सिस्टम के हिसाब से वॉल्यूम फुल है. जस्ट कंफर्म मी. ओके मनीष, थैंक यू सो मच. अनन्या, मे बी कि आपके सिस्टम में, आपके डिवाइस में वॉल्यूम थोड़ी कम की हुई हो आपने, तो आप इसको प्लीज चेक कर लीजिएगा. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द कॉन्सेप्ट. हायर परचेज सिस्टम में इट्स बेसिकली एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज. जो डिफरेंस है कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स का, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स में द ओनरशिप एंड द पोजेशन is immediately transferred to the buyer from the seller. और कैश सेल्स में पेमेंट हाथ के हाथ मिल गई, क्रेडिट सेल्स में उसको टाइम पीरियड मिल जाता है, वो बाद में पेमेंट कर देता है. इनके दोनों कॉन्सेप्ट के बीच में हायर परचेज का कॉन्सेप्ट है, जहां पर द फोकस इज ऑन द ओनरशिप एंड द पोजेशन. व्हेन वी परचेज एनीथिंग अंडर दिस कॉन्सेप्ट, अंडर हायर परचेज सिस्टम, एक तो अग्रीमेंट होता है दोनों पार्टीज के बीच में. इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट, इट्स अ रिटन अग्रीमेंट, जहां पर सेल और परचेज की जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जिनके बेसिस पर हम वो अग्रीमेंट कर रहे हैं, हम वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो रिटन डाउन होती हैं. अग्रीमेंट साइन होता है दोनों पार्टीज के बीच में.
और इंस्टॉलमेंट्स में इसकी पेमेंट होती है। डिफरेंस कहाँ आता है, जो पोजेशन है, immediately when these two parties come, they sign the agreement, they agree for the different terms and conditions, एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं परचेज की, सेल की, उसी टाइम पर ही जो सेलर है वहां से पोजेशन गुड्स की ट्रांसफर हो जाएगी बायर के पास, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। तो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स में मैंने आपसे क्या कहा कि ओनरशिप और पोजेशन दोनों ट्रांसफर हो जाते हैं। जो बायर है वो मालिक बन जाता है और जो सेलर है उसके पास से गुड्स चले जाएंगे, पोजेशन भी चली जाएगी और ओनरशिप भी चली जाएगी। ओनरशिप का मतलब है जो लीगल राइट है उस पर्टिकुलर एसेट पे, गुड्स पे, जो भी ट्रांजेक्शन में है, उन पर जो मालिकाना हक है, जो लीगल राइट है, वो बायर का हो जाता है व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। लेकिन हायर परचेज सिस्टम में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो उसमें जो अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट जैसे ही वो साइन करेंगे उस टाइम पर बायर के पास पोजेशन आ जाएगी, लेकिन उसके पास ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होगी। यानी जो लीगल राइट है उस एसेट का वो अभी भी सेलर के ही पास है। तो आई थिंक इट्स क्लियर कि दोनों में डिफरेंस कहाँ है। एक में तीनों में कॉमन चीज है कि पोजेशन तो ट्रांसफर हो रही है, लेकिन कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स में ओनरशिप भी ट्रांसफर होती है। लेकिन अगर हमने कोई भी एसेट परचेज किया है अंडर हायर परचेज सिस्टम तो ओनरशिप ट्रांसफर अभी नहीं होगी। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है इसमें दो पार्टीज हैं, परचेजर और सेलर। इनको टेक्निकली हायर परचेज सिस्टम के अंडर में जब कहा जाता है, इनके लिए जो टेक्निकल टर्म्स यूज होते हैं, सेलर के लिए वी यूज द टर्म हायर वेंडर और परचेजर के लिए हायर परचेजर हम टर्म्स यूज करते हैं। तो ओनरशिप ट्रांसफर हायर वेंडर के पास से नहीं होगी। लीगल जो राइट है एसेट के ऊपर वो अभी भी सेलर का ही है, हायर वेंडर का ही है। वो कब तक रहेगा, जब तक उसको सारी पेमेंट नहीं मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 4 लाख रुपए का एसेट है। आई एम नॉट गोइंग इन दी टेक्निकलिटीज ऑफ द कैलकुलेशंस, आई एम जस्ट अज्यूमिंग द अमाउंट। 1 लाख रुपए उसको टोटल इंटरेस्ट देना है, 4 इंस्टॉलमेंट, 5 इंस्टॉलमेंट्स देनी है, इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट टोटल 5 लाख रुपए हो गए, और वो 1-1 लाख रुपए की एनुअल इंस्टॉलमेंट्स दे रहा है। तो जब तक 5 इंस्टॉलमेंट्स को, उसका मतलब देनी है 1 लाख रुपए की, एनुअल दे रहा है तो 5 साल हो गए। जब तक वो एसेट यूज करता रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके पास सिर्फ पोजेशन है, हायर परचेजर के पास, हायर वेंडर के पास लीगल राइट है। जब तक उसको सारी पेमेंट नहीं मिल जाएगी, यानी 5 लाख रुपए उसको पूरे नहीं मिल जाते हैं, सारी इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं हो जाती हैं, तब तक ओनरशिप हायर वेंडर के पास ही रहेगी, सेलर की ही होती है। लीगल राइट जो भी है वो अधिकार जो है, मालिकाना हक जो है, वो हायर वेंडर का ही होता है। आई होप इट्स क्लियर। जैसे ही लास्ट पेमेंट हो जाएगी, सारे के सारे पेमेंट हो गई, कोई डिफॉल्ट का केस नहीं है, तब हायर वेंडर के पास से ओनरशिप ट्रांसफर होगी और उस पर फिर मालिकाना हक हो जाएगा हायर परचेजर का। अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जहां पे जो हायर परचेजर है वो सारी पेमेंट्स नहीं करते हैं, तो अगर वो सारी पेमेंट्स नहीं करते हैं, अगर मान लीजिए 3 इंस्टॉलमेंट दी, 4th इंस्टॉलमेंट उसने नहीं दी, तो वो सिचुएशन होती है डिफॉल्ट, जिसको कहा जाता है कि उसने पेमेंट की नहीं और उस टाइम पर जो हायर वेंडर है, क्योंकि ओनरशिप, मालिकाना हक, लीगल राइट उसके पास है, तो उसके पास एक राइट है कि अगर डिफॉल्ट की सिचुएशन है, यानी हायर परचेजर उसको पैसे नहीं दे रहा है और उसको लगता है कि मुझे नुकसान हो सकता है, मुझे आगे वो पेमेंट मिलेगी नहीं, तो उसके पास क्योंकि ओनरशिप है, तो व्हाट ही कैन डू इज, इन सिचुएशन ऑफ डिफॉल्ट, वो अपना एसेट जो उसने हायर परचेजर को दिया हुआ है, पोजीशन हायर परचेजर के पास है, वो वहां से वापस ला सकता है, जिसको हम बोलते हैं रीपोजेशन। तो रीपोजेशन होती है डिफॉल्ट के केस में। एक सिचुएशन है डिफॉल्ट की, डिफॉल्ट का मतलब है कि कोई एक इंस्टॉलमेंट हायर परचेजर ने पे नहीं की है, उस टाइम पर हायर वेंडर हैज द राइट टू रीपोजेस द गुड्स। वो एक्चुअली क्या करेगा वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, लेकिन अगर लीगैलिटी की बात करें, राइट्स की बात करें, टेक्निकल पॉइंट्स की बात करें, तो उसमें हायर वेंडर हैज द राइट टू रीपोजेस द गुड्स, और ऐसा होता है कि वो लोग करते भी हैं, वो गुड्स उठा के अपने पास वापस ले जाते हैं। अब जब गुड्स वापस लेके जाते हैं, रीपोजेशन, आई एम जस्ट गिविंग यू द जिस्ट ऑफ द होल कॉन्सेप्ट राइट नाउ। जब रीपोजेशन की बात अगर हम करते हैं, तो रीपोजेशन 2 तरीके से हो सकता है, 2 कैटेगरी आप कह सकते हो, 2 टाइप आप कह सकते हो। एक होता है पार्शियल रीपोजेशन, एज द नेम सजेस्ट, रीपोजेशन हुआ लेकिन पार्शियल हुआ। तो उस टाइम पे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ये बोलूं कि आप मान लीजिए हायर वेंडर हैं, मैं हायर परचेजर हूं, मैंने आपसे 5 मशीन्स इंस्टॉलमेंट में परचेज की हुई थी, 5 इंस्टॉलमेंट मुझे टोटल देनी थी, मैंने सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट्स दी, तीसरी में डिफॉल्ट हो गया, तीसरी पेमेंट मैंने नहीं की। उस टाइम पर अगर आपको लगता है
कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है, मार्केट में रेपुटेशन ऐसी है, आपको लगता है कि मुझे पेमेंट नहीं वापस मिलेगी, तो आपके पास लीगल राइट होने की वजह से हक है कि आप वो पांचों मशीन मेरे पास से ले जा सकते हो और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं रोक नहीं सकती टेक्निकली उसको, मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप चाहो तो आपके पास क्योंकि राइट है तो आप वो लेके जा सकते हो। अब उसमें जो एक केस है दैट इज पार्शियल रिपोजिशन, कि मैंने अगर मल्टीपल एसेट्स लिए हुए थे, मैंने 5 मशीन्स ली हुई थी, मैंने आपसे बहुत रिक्वेस्ट की, जो सिचुएशंस हैं वो आपको बताई, तो आप कहीं न कहीं थोड़ा-सा एक सॉफ्ट हार्ट रखते हुए या कुछ भी, इट कैन बी एनी रीज़न, आपको ये लगता है कि चलो ठीक है, आप अपना काम चलाते रहो, मगर मुझे क्योंकि टेंशन रहेगी, मैं अपना नुकसान भी नहीं पूरा उठा पाऊँगी अगर मैंने आपको एसेट देके छोड़ के रखे, तो मैं अपना थोड़ा-सा रिस्क कम करना चाहती हूँ। तो व्हाट यू कैन डिसाइड इज़ कि 2 मशीन आपने मेरे पास छोड़ दी सो दैट आई कैन कंटिन्यू विद माय वर्क, और 3 मशीन आप वापस ले गए। तो मेरे पास थी 5, 3 आप ले गए, 2 मेरे पास छोड़ दी कि आई कैन कंटिन्यू माय प्रोडक्शन प्रोसेस, और आगे मैं अगर आपको ये यकीन दिला पाई कि ठीक है मैं आगे इसकी पेमेंट तो कम से कम कर ही दूँगी, तो हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस और अदर फैक्टर्स आप इस तरह का डिसीजन ले सकते हो कि आपने मुझसे वापस 5 ना लेकर 3 एसेट्स 3 मशीन वापस ली। तो अगर मैंने आपसे मल्टीपल एसेट्स लिए हुए थे, उसमें से आपने कुछ लिए, कुछ पार्ट ले गए, कुछ हिस्सा ले गए, कोई और 5 में से 3 मशीन ले गए, 2 मेरे पास छोड़ दी। तो दिस काइंड ऑफ सिनेरियो, दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज़ नोन एज़ पार्शियल रिपोजिशन, कि आप वापस तो लेकर गए, लेकिन सारे एसेट्स लेकर नहीं गए। तो मेरे अकाउंट्स में सिर्फ कुछ रह गए, 2 मशीन्स रह गई, तो 2 के हिसाब से मैं पेमेंट करूँगी। अगर पेमेंट करती रहूँगी पूरी की पूरी उन 2 मशीन्स के लिए, तो एक पूरी पेमेंट के बाद वो मशीन्स मेरी हो जाएँगी, अदरवाइज़ आप वो भी ले जाओगे बाद में। दूसरा होता है फुल रिपोजिशन। एज़ द नेम सजेस्ट, फुल रिपोजिशन मतलब आप सारे मशीन्स को लेके जा रहे हो। आपको मुझ पे भरोसा रहा नहीं है, आपको ये लग रहा है कि आप रिस्क उठाना चाहते ही नहीं हो, आपको मार्केट से इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आपका पैसा डूब ही जाएगा। तो व्हाट यू कैन डू इज़ इन दैट केस आप पाँचों के पाँचों मशीन्स अपनी वापस ले जाओगे। तो वो होती है फुल रिपोजिशन। अब इसमें एक आप लोगों के दिमाग में हो सकता है क्वेश्चन आए कि लेट्स से मैंने अभी तक 2 इंस्टॉलमेंट्स पे की हुई हैं, 2 इंस्टॉलमेंट्स जब मैंने पे की हैं, तो उसमें लाइक 2 लाख रुपए मैं दे चुकी हूँ, या मैंने कैश डाउन पेमेंट भी की हुई थी आपको कुछ पहले, और अभी 2 इंस्टॉलमेंट्स भी दिए हैं। तो मान लीजिए मुझे 5 लाख रुपए देने थे, जिसमें से मैंने आपको 2.5 लाख रुपए दिए हुए हैं, या 3 लाख रुपए अभी दिए हुए हैं, इंक्लूसिव ऑफ कैश डाउन पेमेंट और 2 इंस्टॉलमेंट्स के अलावा। मेरा क्योंकि ओनरशिप आपके पास थी, राइट आपका था एज़ हायर वेंडर और सेलर, आप पार्शियल रिपोजेशन कर रहे हो या फुल रिपोजेशन कर रहे हो, व्हाटएवर द सिचुएशन विल बी डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स। जो पेमेंट मैं आपको अभी तक कर चुकी हूँ इन द फॉर्म ऑफ कैश डाउन पेमेंट और डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स व्हिच हैव बीन पेड बाय मी टू यू, 2 इंस्टॉलमेंट्स में मैंने पैसे दे दिए, मैं उस पे क्लेम नहीं कर सकती कि भाई मैंने आपको इतना पैसा ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वो आप पैसे मुझे वापस करिए, या उसका कुछ कम से कम पैसा वापस कर दीजिए। ऐसा नहीं होता है। अगर हायर परचेज की सिचुएशन में डिफॉल्ट होता है, तो जितने भी पेमेंट मैं कर चुकी हूँ एज हायर परचेजर आप लोगों को, तो डिफॉल्ट अगर किया मैंने, तो जितनी भी पेमेंट अब तक हो चुकी है दैट विल बी टेकन एज द हायर चार्जेस। उसको एक तरीके से जो मैंने आपका एक एसेट यूज किया है, उसको किराए के तौर पे वो माना जाता है कि वो किराया अज्यूम कर लिया गया है कि वो एक रेंट के तौर पे आपने उसको एडजस्ट कर दिया। तो आप मुझे वापस से कोई भी पैसा नहीं दोगे, 1 रुपया भी मुझे वापस नहीं मिलेगा। तो दैट विल बी ट्रीटेड एज द हायर चार्जेस अगेंस्ट द यूसेज ऑफ द एसेट व्हिच हैव बीन डन बाय मी ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ 2 इयर्स और 3 इयर्स, व्हाटएवर द टाइम पीरियड इज। तो वो पैसे वापस नहीं होते हैं। आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है। जो ये पीडीएफ है अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है। आई विल शेयर इट मे बी इन द इवनिंग, आई विल शेयर इट। उसमें कुछ क्वेश्चंस अभी मुझे ऐड करने हैं जो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। आई विल ऐड दोस क्वेश्चंस एंड देन आई विल शेयर दिस पीडीएफ विद यू ऑन व्हाट्सएप ग्रुप अलोंग विद द गूगल क्लासरूम जिस पे आप लोग जुड़े हुए हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द अदर कॉन्सेप्ट्स ऑफ हायर परचेज सिस्टम। फीचर्स की अगर हम बात करते हैं, मैं आपको इसमें सारे लगभग बता चुकी हूँ, फिर भी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, we'll discuss them. The features of hire purchase system are, first is there is an agreement which is a written agreement. ये मैंने आपको बताया कि 2 पार्टीज हैं, एक हायर वेंडर है, एक हायर परचेजर है। दोनों के बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें सारे के सारे टर्म्स कंडीशंस लिखे हुए होते हैं, जिनके बेसिस पर आप दोनों पार्टीज अग्री करके उसको साइन करते हो और आपका एक ट्रांजेक्शन होता है। नेक्स्ट इज द पोजेशन ऑफ द goods. As I told you कि जो possession of goods है, possession of goods is immediately transferred from the hire purchaser to the hire seller the moment you are signing the agreement. The goods will be transferred, but the right to use will be transferred.
जो राइट की अगर हम बात करें, आपके पास हायर परचेजर के पास सिर्फ सॉरी के हायर परचेजर के पास सिर्फ उसकी पोजीशन आती है, इसका मतलब उसके पास सिर्फ एक वो हक आ रहा है जिसमें वो एसेट को यूज कर सकता है। लीगली एसेट उसका नहीं है, तो देयर इज अ डिफरेंस इन द ओनरशिप एंड द पोजीशन। पोजीशन मेरे पास होने का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास है तो चीज मेरी हो गई है। आई एम जस्ट हैविंग द राइट टू यूज दिस एसेट, क्योंकि मैंने उसको परचेज किया हुआ है, मैं उसके अगेंस्ट में पेमेंट कर रही हूँ, लेकिन मालिकाना हक जो है वो मेरा नहीं है। दिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ओनरशिप will not be transferred immediately. However, the possession of the goods will be transferred from the hire vendor to the hire purchaser immediately when they agree to the terms and conditions and they sign the agreement. Ownership कब ट्रांसफर होगी? जब मैं सारी पेमेंट इंस्टॉलमेंट की आपको कर चुकी होंगी। 5 इंस्टॉलमेंट्स अगर मुझे देनी है तो 5th इंस्टॉलमेंट के बाद, जब मैं 5th इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगी, उसके बाद मुझे उसकी ओनरशिप मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। इसकी जो पेमेंट होती है, दिस इज वन ऑफ द मेन फीचर कि जो हम इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट हम कर रहे हैं, पेमेंट हम इंस्टॉलमेंट्स में करते हैं, विच इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। जो भी इंटरेस्ट रेट होगा 5%, 10%, जो भी दोनों के टर्म्स कंडीशंस होंगे एग्रीमेंट के, उसमें ये सब चीजें लिखी जाती हैं। उसमें ये भी लिखा जाता है कि आपने डाउन पेमेंट कितनी करनी है, आपने इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट किस तरह से पे करना है, व्हाट will be the interest rate or as per which you are supposed to make the payment of interest, और अगर डिफॉल्ट होगा तब आप किस तरह से डील करोगे। तो ये सारी चीजें अग्रीमेंट में होती हैं। Next is the feature of hire purchase system is that we are talking of the right to terminate the agreement. अब जो हायर परचेजर है, दे हैव द राइट टू टर्मिनेट द अग्रीमेंट एनी टाइम बिफोर मेकिंग पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। अगर मुझे 5 इंस्टॉलमेंट्स देनी है तो 5 इंस्टॉलमेंट्स जो 5th इंस्टॉलमेंट है, उससे पहले अगर मैं कभी चाहूँ एज हायर परचेजर, तो मैं वो अग्रीमेंट को कैंसिल कर सकती हूँ कि भाई ठीक है, मुझे ये कंटिन्यू नहीं करना है। लेकिन अगर ओनरशिप मुझे मिल जाएगी, उसके बाद अगर मैं चाहूंगी कि नहीं भैया मुझे समझ नहीं आ रहा, आप ये एसेट वापस ले लीजिए, तब ऐसा नहीं होगा। बिफोर मेकिंग द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, that means before the ownership is transferred from hire vendor to hire purchaser, the hire purchaser can terminate, can cancel the agreement. उसके अलावा में जो हायर परचेजर है वो एसेट की पोजीशन ले रहा है, इमीडिएटली डाउन पेमेंट करते ही उसको यूज कर रहा है। तो जो एसेट है, एसेट की जो पोजीशन है वो किसके पास है? हायर परचेजर के पास है। उसको यूज कौन कर रहा है? हायर परचेजर कर रहा है। मालिकाना हक किसका है? हायर वेंडर का है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हायर परचेजर ये कहे कि भाई एसेट तो मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान आपको रखना है। ध्यान एज हायर वेंडर की क्योंकि ओनरशिप है तो उसका ध्यान एसेट का आप रखो। जो एसेट यूज कर रहा है, एसेट उसी को ही ध्यान रखने का कि एसेट सही रहे, एसेट में कोई टूट फूट ना हो, कंडीशंस खराब ना हो, एसेट की जो कंडीशन है वो ठीक रहे, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हायर परचेजर की। वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे पास उसे पोजीशन है, मैं तो सिर्फ यूज कर रहा हूँ, जिम्मेदारी तो आपकी है। जो यूज कर रहा है, एसेट खराब ना हो, एसेट में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए जिम्मेदारी हायर परचेजर की होती है। इसके अलावा में किसी तरीके का अगर डैमेज हो रहा है, किसी तरीके का अगर लॉस हो रहा है जो उन एसेट्स पे जो हायर परचेज सिस्टम के थ्रू हम लोगों ने परचेज किए हुए हैं, उसमें क्योंकि ओनरशिप हायर वेंडर के पास है, तो जिसके पास ओनरशिप है उसी का ही अल्टीमेट नुकसान है। तो अगर नुकसान होता है किसी भी तरीके का उस एसेट पे, लेकिन इसको कैसे समझाऊं, एसेट की जो ओनरशिप है हायर वेंडर की, पोजीशन है हायर परचेजर का। तो हायर परचेजर की जिम्मेदारी है उसको सही से संभाल के रखना, ठीक कंडीशन में रखना, सिर्फ उतनी जिम्मेदारी है। फिर भी अब हो सकता है उस एसेट पे कोई डैमेज हो जाए, किसी तरीके का लॉस हो जाए। उसमें 2 सिचुएशंस हो सकती है। एक है कि जो हायर परचेजर है उसकी लापरवाही हुई, उसके केयरलेसनेस की वजह से एसेट डैमेज हुआ, तब तो वो एट फॉल्ट होगा। लेकिन अगर उसने सही से संभाल के रखा हुआ था, फिर भी उसके बाद किसी तरीके का लॉस हो जाता है जिसमें कि हायर परचेजर की कोई गलती नहीं है, तब जो भी कोई नुकसान होगा वो किसका होगा? जिसके पास ओनरशिप है, यानी हायर वेंडर का, बशर्ते कि हायर परचेजर की जान के कोई गलती नहीं है। अगर जान के उसने कुछ करा है तो फिर वो भुगतेगा, बट अदरवाइज क्योंकि उसकी जिम्मेदारी ये थी कि उसका ध्यान रखना है, अगर उसकी कोई गलती नहीं थी और फिर भी कोई नुकसान, अगर किसी तरीके का लॉस होता है गुड्स के अकॉर्डिंग, गुड्स के बिहाफ के गुड्स का कोई नुकसान है, तो उसके लिए जो जिम्मेदारी होगी, जो नुकसान होगा, जो रिस्क होगा, दैट विल बी बोर्न बाय द हायर वेंडर।
इसके अलावा में जो हायर परचेजर है, उसके पास क्योंकि पोजेशन है, मेरे पास कोई एसेट है आपका, ओनरशिप आपकी है, तो एसेट यूज मैं कर रही हूँ। अगर मेरी नीयत खराब है, इल्लीगल अगर मैं पॉइंट बात करूं, तो मैं उसको, मान लीजिए मैंने आपसे गाड़ियां, 4 गाड़ी मैंने आपसे ले लिया, 4 मशीन्स मैंने आपसे हायर परचेज सिस्टम पे परचेज कर ली कि मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और मैं उसको यूज कर रही हूँ। अब मेरी नीयत हो गई खराब, तो मैंने क्या किया, उसमें से एक मशीन बेच दी। लीगली अगर मैं बात करूं, तो लीगल मेरे पास राइट नहीं है उसको बेचने का। क्यों? क्योंकि मेरे पास सिर्फ पोजीशन है, ओनरशिप तो आपकी थी। तो लीगल राइट की अगर हम बात करें, तो लीगली only the hire vendor has the ownership, he has the right to sell the goods. As hire purchaser, I don't have the ownership, I don't have the right to resell that particular product until the payment of last installment. अगर मैंने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी, तो इसका मतलब ओनरशिप मुझे मिल जाएगी, तब तो मालिकाना हक मेरा है, फिर मैं चाहे कुछ भी करूं उस एसेट के साथ। लेकिन जब तक मैं उसकी लास्ट पेमेंट नहीं कर रही हूँ, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रही, ओनरशिप मेरे पास नहीं है। आई ओनली हैव द पोजेशन, तो आई डोंट हैव द राइट टू रीसेल दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन द मार्केट। अगर करती हूँ तो वो इलीगल माना जाता है। इलीगली तो आप कुछ भी कर सकते हो, आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल, बट इलीगल हो जाएगा अगर हम उसको कहीं बेचते हैं तो। इसके अलावा लास्ट पॉइंट इज नो रिफंड, जो मैंने आपको बताया कि अगर डिफॉल्ट की सिचुएशन है और डिफॉल्ट के से जब डिफॉल्ट का जो टाइम है, उस टाइम तक अगर मैंने जो भी पेमेंट की है, मैं अगर उसमें क्लेम करूं कि आप मुझे ये जो मैंने आपको अभी तक पैसे दिए हैं, आप मुझे वो पैसे कुछ वापस कर दीजिए या सारे पैसे वापस कर दीजिए या कुछ किराया मान के बाकी आप मुझे वापस कर दीजिए। दिस कैन नॉट बी डन, दिस विल नॉट बी डन बाय द हायर वेंडर। जितनी पेमेंट अब तक हो चुकी है डिफॉल्ट से पहले, वो टोटल का टोटल अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज द हायर चार्जेस। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर है कि हायर चार्जेस की जरूरत नहीं है। Okay, just giving 2 minutes to this concept where we have, we have to discuss the difference between hire purchase system and installment purchase system. बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हायर परचेज सिस्टम में हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं, हमें पोजीशन मिल रहा है, ओनरशिप हमें बाद में मिलेगी, और हम पेमेंट जो कर रहे हैं वो इंस्टॉलमेंट्स में कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर एज लेमैन अगर हम बात करते हैं, तो हम यही कह देते हैं कि इंस्टॉलमेंट सिस्टम ही हायर परचेज सिस्टम है। लेकिन अगर हम टेक्निकलिटीज पे चले जाएंगे, पूरा डिटेल अगर हम देखते हैं, तो देयर इज अ डिफरेंस इन द हायर परचेज सिस्टम एंड द इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हेन वी टॉक ऑफ द हायर परचेज सिस्टम, इट्स बेसिकली the agreement between these two parties, and they are selling the goods, and the installments will be paid, which will be inclusive of interest. जो इंस्टॉलमेंट सिस्टम है उसमें भी जो सेल्स हैं, अब दोनों में डिफरेंस कहाँ आएगा? टर्म मैंने दोनों में सेल्स यूज करी, डिफरेंस कहाँ है? हायर परचेज सिस्टम में बेसिकली अभी मैंने हायर किया है, हायर मीन्स एक तरीके से आप समझ सकते हो कि उधार पे लिया है, और वो सेल में कन्वर्ट होगी बशर्ते मैं सारी इंस्टॉलमेंट्स दे रही हूँ। तो बहुत छोटा सा मगर एक मेजर डिफरेंस है इंस्टॉलमेंट सिस्टम और हायर परचेज सिस्टम में। दोनों में कॉमन है कि दोनों अग्रीमेंट है, दोनों अग्रीमेंट टू सेल हैं, लेकिन एक इंस्टॉलमेंट सिस्टम जो अग्रीमेंट टू सेल है वो अभी है, अभी वो इट विल बी टेकन एज द एक्चुअल सेल्स, लेकिन उसके बदले में जो पेमेंट होगी वो पेमेंट बाद में होगी। दैट इज इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो ओनरशिप और पोजीशन दोनों ही मुझे अभी मिल जाएंगे और पेमेंट मैं बाद में करूंगी, थोड़े थोड़े करके इंस्टॉलमेंट में। हायर परचेज सिस्टम में भी अग्रीमेंट है दो पार्टीज में, लेकिन आज वो एक तरीके से उधार पर लिया हुआ है, और वो सेल्स में एक्चुअली कन्वर्ट कब होगा? जब सारी की सारी इंस्टॉलमेंट्स दे दी जाएंगी। इसका मतलब पोजीशन मुझे आज मिलेगा, लेकिन जब तक मैं सारी इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर दूंगी, ओनरशिप नहीं मिलेगी। तो आई होप कि ये दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट का सिस्टम तो कॉमन है, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि एक में सेल्स है एक्चुअली, जिसमें ओनरशिप आज ही ट्रांसफर हो रही है, और हायर परचेज सिस्टम में आज वो उधारी मानी जा रही है एक तरीके से, और उसके अलावा में वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स में तब कन्वर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा जैसे ही मैं सारी इंस्टॉलमेंट्स पे कर दूंगी। तो ओनरशिप आज नहीं ट्रांसफर हो रही है, वो सारी इंस्टॉलमेंट्स लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट के बाद होती है। रिटर्न ऑफ द गुड्स का जो राइट की बात है, हायर परचेज सिस्टम में जो हायर परचेजर है जितनी इंस्टॉलमेंट्स दे चुका है वो पेमेंट तो वापस उसको नहीं मिलेगी, दैट विल बी टेकन एज दी हायर चार्जेस, क्योंकि वो एक तरीके से हमने मान के चला ना कि उधार पर वो एसेट को ले रखा है और उसको यूज कर रहा है, तो दैट विल बी टेकन एज दी हायर चार्जेस। लेकिन अगर वो चाहे तो वो जब तक की सारी इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर रहा है, तब तक ओनरशिप उसकी ट्रांसफर नहीं हुई है। लीगल राइट हायर वेंडर का होने की वजह से किसी भी टाइम पे
वो एसेट्स को वापस दे सकता है कि ठीक है अब ये वापस ले जाओ, अब मुझे इस एसेट को यूज नहीं करना है, आई एम नॉट गोइंग टू मेक फर्दर पेमेंट्स। तो जो हायर वेंडर है, हायर वेंडर के पास ओनरशिप है, वो वापस ले जाएगा। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में आप ऐसा नहीं कर सकते। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में जैसे ही आप अग्रीमेंट में आए तो वो सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। आप पीछा नहीं छुटा सकते, आप गुड्स वापस नहीं कर सकते कि ठीक है आप गुड्स ले जाओ और डिफॉल्ट की सिचुएशन है, मेरे पास पैसे हैं नहीं। आपको जितनी भी पेमेंट है, इंस्टॉलमेंट्स जो भी हैं, जितनी भी हैं, वो आपको करनी पड़ेंगी। अदरवाइज जो भी सेलर होगा वो आपके ऊपर केस करके कोर्ट से पेमेंट की कोशिश करेगा कि आप पेमेंट करें, तो वो कोर्ट में केस कर सकता है। लेकिन आप जो अग्रीमेंट है वो आप कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ओनरशिप आपको मिल चुकी है। अगर अगला जो डिफरेंस है वो है इन द टर्म्स ऑफ इन द नेचर ऑफ राइट ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स। ये मैंने आपको बता दिया है, रीपोजीशन के लिए है बेसिकली। अगर डिफॉल्ट अगर आप कर रहे हो तो हायर वेंडर के पास रीपोजीशन का राइट होता है क्योंकि ओनरशिप उसके पास है। तो आपने अगर कोई भी डिफॉल्ट की सिचुएशन की, आपने इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, तो हायर वेंडर हैज द लीगल राइट्स टू रीपोजेस द गुड्स। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्योंकि ओनरशिप भी वो ट्रांसफर कर चुका है तो लीगल राइट जो था वो आपको दे चुका है सेलर, तो ही कैन नॉट रीपोजेस द गुड्स इन केस यू आर नॉट मेकिंग पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ रीपोजेशन ऑफ द गुड्स। उसने ओनरशिप आपको तुरंत दे दी थी तो अब वो एसेट वापस नहीं ले सकता। हाँ, लीगल उसके पास आज क्या राइट है, वो आपसे पैसा मांग सकता है कि भैया ये पैसा दो मुझे, तो उसके लिए आपके ऊपर केस भी कर सकता है, लेकिन गुड्स उठा के नहीं लेके जा सकता है। राइट ऑफ डिस्पोजल मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हायर परचेजर है वापस से जो भी कोई एसेट्स हैं, जब तक वो सारी पेमेंट नहीं कर देगा, ओनरशिप उसको नहीं मिलेगी, तब तक एसेट को कहीं बेच नहीं सकता है, वो सिर्फ यूज कर सकता है। उसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी भी उसकी होती है। लेकिन जब हम इंस्टॉलमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्योंकि ओनरशिप भी मेरे पास है, बायर के पास है, पोजीशन भी मेरे पास है, मैं पेमेंट कर रही हूँ, एक अलग चीज है, लेकिन उसके बावजूद ओनरशिप क्योंकि मेरे पास है तो मैं चाहूँ तो उस एसेट को मार्केट में किसी और को बेच सकती हूँ। Next is the forfeiture of amount which has been already paid by the seller in terms of different installments. In case of hire purchase system, that will be taken as the hire charges. I have already told you this कि वो किराए के तौर पे मान लिए जाएंगे, तो मिलेगा कुछ नहीं। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में कोई forfeiture नहीं होता है, जितना आ चुका है वो आ चुका है, बाकी आपको पेमेंट करनी होती है। और अगर नहीं करोगे तो जो सेलर है वो कोर्ट में केस कर सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। रिस्क की जहां तक बात है, हायर वेंडर हायर परचेज सिस्टम के केस में क्योंकि जो ओनरशिप है वो हायर वेंडर के पास है, तो कोई भी तरीके का नुकसान होगा बशर्ते उसमें हायर परचेजर की कोई भी गलती नहीं है, उसने जान के कुछ गड़बड़ नहीं की है, उसने सब चीज़ों का ध्यान रखा, एसेट का ध्यान रखा, तो जो भी रिस्क होगा दैट विल हैव टू बी बोर्न बाय द हायर वेंडर। और अगर हम इंस्टॉलमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो जो भी कोई नुकसान होगा वो परचेजर का होगा क्योंकि ओनरशिप भी उसकी है और पोजीशन भी उसी के पास है। नेक्स्ट, आई होप टिल नाउ इट्स क्लियर। इसमें अब जो मेन टर्म्स हमें पढ़ने हैं, कुछ टर्म्स में बहुत फ्रिक्वेंटली अभी यूज ऑलरेडी कर रही थी। ओके, अब एज फार एज दिस पीडीएफ इज कंसर्न, मैंने आपको अभी पहले ही बताया है कि जस्ट गिव मी 1 डेज टाइम, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस मुझे ऐड करने हैं जो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मे बी बाय टुडे इवनिंग या कल मॉर्निंग में मैं आप लोगों को गूगल क्लासरूम पे भी दे दूंगी, जो आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं उस पर भी आपको शेयर कर दूंगी। आप फिर आगे बाकी स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर कर सकते हो। दूसरा ये कि स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप पे भी मैं देख रही थी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। एज ऑफ नाउ हम लोगों को यूनिवर्सिटी से कोई भी इंफॉर्मेशन फाइनल नहीं मिली है कि आप लोगों के एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। अभी सिर्फ ये है कि यूनिवर्सिटी इज प्लानिंग टू हैव फिजिकल क्लासेस। अब क्योंकि आप एसओएल के स्टूडेंट्स हैं तो जो मुझे अभी इंफॉर्मेशन है, अभी आप लोगों की क्लासेस तो ऑनलाइन नहीं चलेंगी। एग्जाम्स के लिए अभी कोई इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी से ऑफिशियल नहीं आई है। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो आप लोगों के लिए वो इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे भी आ जाएगी, एंड वंस देयर इज एन इन्फॉर्मेशन आई विल आल्सो शेयर इट विद यू। डोंट आस्क दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन कि एग्जाम्स कौन से होंगे, फिजिकल होंगे कि ऑनलाइन होंगे, अभी हम लोगों को भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरा ये है कि कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज हैं रिगार्डिंग द सिलेबस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की आप वेबसाइट पे जब आप देखोगे, आपको जो मॉड्यूल मिला है उसमें भी सिलेबस है, बुक्स में भी सिलेबस है, वेबसाइट पर भी है। यू कैन ऑल शेयर अमंग्स योरसेल्फ। जो मॉड्यूल आप लोगों को मिला है, मॉड्यूल में आई थिंक वन ऑफ यू हैव आई हैव टॉक्ड टू हर, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द स्टूडेंट।
उससे मुझे ये पता चला है कि जो आप लोगों को मॉड्यूल मिल रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसमें हायर परचेज का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसके चैप्टर्स उसमें नहीं है, एंड आई थिंक डेप्रिसिएशन का भी पूरा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि वो आपके सिलेबस में है या नहीं है। जो सिलेबस आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट पे, वहाँ पर शायद लिखा हुआ है फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स या 2019, तो वही वाला सिलेबस कंटिन्यूएशन में चल रहा है। देयर इज नो चेंज इन द सिलेबस, जिसमें आपको हायर परचेज का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है। तो आपको मॉड्यूल में शायद हो सकता है कि अभी मॉड्यूल रेडी ना हुआ हो, इसलिए आपको उसमें वो कॉन्सेप्ट्स नहीं मिले हैं, बट यू हैव टू गो विद दीज 2 चैप्टर्स आल्सो, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि आपके सिलेबस में ये चैप्टर्स हैं या नहीं है। ओके, कमिंग बैक टू द कॉन्सेप्ट ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट और हायर परचेज सिस्टम, इसमें जो बहुत फ्रीक्वेंटली हमें टर्म्स यूज करनी है, एक मैं 2 पार्टीज की बात कर रही हूँ शुरू से, बायर और सेलर। तो बायर इज नोन एज द हायर परचेजर, और इन टेक्निकलिटी और इन टेक्निकल टर्म्स ही इज नोन एज द हायरर। यू ऑल कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज देयर ऑन द स्क्रीन आल्सो। दूसरी पार्टी होती है जो सेलर होता है, जो गुड्स को बेच रहा है इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे या हायर परचेज सिस्टम के अंदर में। तो हायर परचेज सिस्टम में whosoever is the seller who is having the ownership, he is known as the hire vendor। तो यहाँ 2 पार्टीज हैं, हायर वेंडर और हायरर या हायर परचेजर। जब हम क्वेश्चंस करेंगे या आगे, अगर मैं हायर परचेजर और हायर वेंडर की बात करूं या हायरर और हायरी की बात करूं, तो इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि ये 2 पार्टीज कौन कौन सी हैं। इसके अलावा में जब हम कैश अमाउंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके 2 प्राइसेस की हम लोग बात करते हैं। एक होता है कैश प्राइस और एक होता है हायर परचेज प्राइस। कैश प्राइस इज बेसिकली, यू कैन से इट्स द प्राइस एट विच यू कैन अक्वायर द एसेट इमीडिएटली। मुझे अगर आज एक मशीन परचेज करनी है, मेरे पास कैश की कमी नहीं है, मैं जाऊँ मार्केट से परचेज कर लूँ। तो मान लीजिए मैंने मार्केट में सर्वे किया, वो मशीन 4 लाख रुपए में मिल रही है, तो उसका मतलब वो कैश प्राइस है, जो मैं उसको अगर अभी पे कर दूं तो वो एसेट मेरे पास आ जाएगा, उसकी ओनरशिप और पोजीशन दोनों मेरे पास मुझे मिल जाएंगी। दैट इज द कैश प्राइस। उसके अलावा में जो दूसरी टर्म है विच इज नोन एज द हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस का मतलब है विच इज इंक्लूसिव ऑफ द अमाउंट विच इज इंक्लूसिव ऑफ द इंटरेस्ट। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि हायर परचेज सिस्टम में क्या है कि मैं जो पेमेंट कर रही हूँ वो इंस्टॉलमेंट्स में कर रही हूँ। अब इंस्टॉलमेंट्स में कर रही हूँ तो जाहिर बात है, आज अगर मैं एक मशीन 4 लाख रुपए पे ले रही हूँ, ले सकती हूँ, तुरंत 4 लाख रुपए दिए और वो एसेट मेरा हो गया, ओनरशिप और पोजीशन दोनों मुझे मिल गए। उसकी बजाय मैंने कहा कि मैं इंस्टॉलमेंट्स में पे करूंगी, तो वेंडर अपना फायदा देखेगा, उसमें कुछ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा 4 साल, 5 साल, 2 महीने, जो भी इंस्टॉलमेंट्स में पे करूंगी, उसके हिसाब से उसमें इंटरेस्ट का कुछ पैसा दूंगी। तो इन टोटलिटी जो मुझे पैसा देना है, मान लीजिए कैलकुलेशंस करके आता है कि अगर आज मैं एसेट परचेज करती हूँ तो 4 लाख रुपए पे मैं एसेट परचेज कर पाऊंगी। टोटल में कैलकुलेशंस करके आता है कि 1 लाख रुपए मुझे उसमें इंटरेस्ट का और लगेगा जो मुझे देना है। तो कैश प्राइस क्या हुआ? 4 लाख रुपए जो मैं आज दे के उस एसेट को अपना कर सकती थी। मैंने उसकी बजाय सिस्टम चूज किया, एक ऑप्शन चूज की, हायर परचेज सिस्टम। उसमें मैं इंटरेस्ट भी दे रही हूँ, इंटरेस्ट इन टोटलिटी में दे रही हूँ 1 लाख रुपए। तो टोटल उस मशीन को अपना बनाने के लिए, ओनरशिप के लिए मुझे सारी इंस्टॉलमेंट्स देनी पड़ेंगी। तो टोटल जो पेमेंट मैं करूंगी which is in sum total of cash price along with the amount of interest जो मैं दूंगी या मैं दे रही हूँ, वो मेरा हायर परचेज प्राइस होता है। तो एक हो गया कैश प्राइस, एक हो गया हायर परचेज प्राइस, जिसमें कि कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट होता है। तो ये जो जितने का मुझे एक्चुअली पड़ा, तो मैंने इंटरेस्ट भी तो दिया है ना उस एसेट के लिए, उस मशीन के लिए, तो वो भी उसके इसका हिस्सा हो गया। तो वो मेरे लिए हायर परचेज प्राइस होता है, विच इज द टोटल सम ऑफ द कैश प्राइस प्लस द योर इंस्टॉलमेंट अमाउंट, योर इंटरेस्ट अमाउंट। इसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, नाउ कमिंग डायरेक्टली टू द क्वेश्चन। जब हम इसमें क्वेश्चंस देखेंगे, आप लोग जब लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखोगे, तो यू मे फाइंड कि या तो वो जर्नल एंट्रीज पूछेंगे या आपसे अकाउंट्स पूछेंगे इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर एंड द हायर परचेजर। यहाँ पर जो अभी हम क्वेश्चन करेंगे आज, उसमें हम क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कुछ सिचुएशंस हैं कैलकुलेशंस की, वर्किंग नोट्स के लिए, जिनके बाद हम अकाउंट्स बनाते हैं। तो आज हम अकाउंट्स नहीं कर रहे हैं, अकाउंट्स हम लोग करेंगे अगली क्लास में, 9th को। आई थिंक दे हैव शेड्यूल्ड द लेक्चर डे आफ्टर टुमारो। let me just confirm you, I think it's on 9th only। तो इसमें जो आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे अभी जो आज हम कर रहे हैं, आज wait, seventh and eighth, I think they have rescheduled it। I asked it for 8th, तो
मोस्ट प्रोबेबली कल के लिए होगी, अभी मेरे पास कैलेंडर पे आ नहीं रही है, तो मेक श्योर कि यू जॉइन द लेक्चर टुमारो ऑल्सो, आई विल इन्फॉर्म यू। अभी जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, अभी हम लोग सीखेंगे कि जो भी हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में, उसके बेसिस पर या तो अब जो मेन चीजें हैं, एक है कैश प्राइस, एक है हायर परचेज प्राइस, एक है टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसके लिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, कैश प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम उसमें से डाउन पेमेंट कितनी कर रहे हैं, बाकी इंस्टॉलमेंट्स कितनी करनी है। तो हमारे पास ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए कि कैश प्राइस क्या है, हायर परचेज प्राइस क्या है, डाउन पेमेंट हम कितनी कर रहे हैं, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड विद एवरी इंस्टॉलमेंट अमाउंट। तो इंस्टॉलमेंट में हम जब पेमेंट करते हैं तो कुछ प्रिंसिपल्स हम देते हैं और कुछ इंटरेस्ट देते हैं, तो ये सारी चीजें हमें अकाउंट्स बनाने के टाइम पे पता होनी चाहिए। अब अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आएंगे वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन एंड यू हैव टू सॉल्व देम एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर द अकाउंट्स। अभी जो Okay, please don't ask me कि I should take the classes offline। अभी क्लासेस का तो as of now मुझे नहीं लगता है कि आपके इस सेमेस्टर की क्लासेस ऑफलाइन चलेंगी, ये तो सब शेड्यूल होके आधी से ज़्यादा लेक्चर्स आपके हो भी चुकी हैं, तो लेक्चर्स अभी इस सेमेस्टर के आपके ऑनलाइन ही चलेंगे। एज फार एज द एग्जामिनेशंस आर कंसर्न, आई कैन नॉट कंफर्म अभी कि वो ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन जैसा भी आएगा उसके हिसाब से होंगे। एंड सम ऑफ यू वांट्स टू कनेक्ट टू गूगल क्लासरूम एंड व्हाट्सएप ग्रुप, आई रिक्वेस्ट एनीवन इन देयर इन द अटेंडिंग द लेक्चर राइट नाउ, in case you have that code of Google Classroom and the WhatsApp group, please share in the chat box so that जो students वहाँ connected नहीं हैं, they can also join the WhatsApp group or Google Classroom. Otherwise I'll take 5 minutes at the end of the session and I'll share these two links. अभी just let me focus on the concept. Okay, now the first type of situation you may have in the question, it's the simple calculation, जहाँ पर आपको rate of interest, cash price, hire purchase price सब कुछ दिया हुआ है, simple calculations करनी है कि total जो हम payment करेंगे hire purchase price के, वो उसमें cash price कितना है, यानी जो हम principal amount दे रहे हैं, और installment के amount में interest कितना हम दे रहे हैं, तो simple calculations वाला concept है। अब ये जो आज questions हम लोग करेंगे 4-5 तरीके के, इनमें से किसी एक तरीके की सिचुएशन आपको क्वेश्चन में होगी, उसके बेसिस पर आप वर्किंग नोट्स में कैलकुलेशंस करेंगे और फिर बाद में इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड हायर वेंडर अकाउंट्स बनाएंगे या फिर जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। तो वी विल डिस्कस द अकाउंट्स इन नेक्स्ट लेक्चर। जो सिचुएशंस में से कोई एक सिचुएशन होगी कैलकुलेशन के लिए, वर्किंग नोट्स के लिए, वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। एंड आई होप कि अगर आपको अकाउंट्स बनाने आ जाएंगे तो जर्नल एंट्रीज आप कर लेंगे। तो जर्नल एंट्रीज मैं डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि अकाउंट्स बना लोगे तो जर्नल एंट्रीज मैं मान के चलती हूँ सब लोग कर ही लोगे, उसको एक जर्नल एंट्री की फॉर्म में लिखना होता है बस। कमिंग टू द क्वेश्चन नाउ, इन केस क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर नहीं किया हुआ है अभी पीडीएफ, तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप या तो ये लिख लीजिए क्वेश्चन फटाफट से 2 लाइन का मेन पॉइंट्स, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी आई शेयर द एक्सेल शीट फॉर the calculation after just going through the question. You either take the print, screenshot of this for your reference. Now the question says that A Limited purchased a machine on hire purchase system from B Limited on 1st January 2020 by making immediate payment of 20,000. अब paying immediately का मतलब है मैंने जो हाथ के हाथ पेमेंट करी है, हम उसको क्या कहते हैं, डाउन पेमेंट। तो टोटल जो भी अमाउंट था उसमें से मैंने एक हायर परचेज सिस्टम पे जो मशीन परचेज की उसमें डाउन पेमेंट की है मैंने 20,000 रुपए। अग्रीइंग टू पे 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 20,000, 3 इंस्टॉलमेंट्स में दूंगी 20,000 रुपए की एवरी ईयर ऑन 31st ऑफ दिसंबर। तो मैं यहाँ तक अगर इसको एनालाइज करूँ तो 20,000 रुपए तो मैंने अभी दे दिए, फिर 3 साल तक 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हो गई 20,000 रुपए की। इसका मतलब अगर मैं 3 इंस्टॉलमेंट्स दूंगी तो 3 इंस्टॉलमेंट्स में 60,000 रुपए वो हो गए, 20,000 रुपए मैं अभी दे रही हूँ, तो टोटल मैं कितना पे करूंगी, 80,000 रुपए। जो टोटल पे करूंगी विच इज इंक्लूसिव ऑफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि अभी इसमें आपको देखना है कि इंटरेस्ट के इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है, वो मेरा हायर परचेज प्राइस होता है। तो यहाँ तक के हिसाब से 80,000 रुपीज में अगर दे रही हूँ तो दिस इज द हायर परचेज प्राइस। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन इज द कैश प्राइस ऑफ द मशीन इज 74,500। 80,000 रुपए मैंने कैलकुलेट करा वर्बली, अभी आपको करके बता दिया। हायर परचेज प्राइस है 74,500 मेरा कैश प्राइस था। इसका मतलब जो डिफरेंस है 5500 रुपए, वो क्या हो गया, इंटरेस्ट का पैसा जो मैं दे रही हूँ। अगर मैं आज ही मशीन परचेज करती पूरा पैसा देकर तो 74,500 पे वो एसेट मेरा हो जाता। मैं उसको इंस्टॉलमेंट पे ले रही हूँ, बदले में पैसे दे रही हूँ, तो जाहिर बात इंटरेस्ट का दूंगी। तो यहाँ से मुझे डिफरेंस पता चल गया, कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस के डिफरेंस से 5500 रुपए में इंटरेस्ट के इस एसेट पे दे रही हूँ।
चार्ज करता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का आपको दिया हुआ है परसेंटेज 5% एंड यू हैव टू कैलकुलेट दी इंटरेस्ट विच हैज बीन पेड बाय द बायर टू सेलर एवरी ईयर। तो इसको बाइफिकेट करना, टोटल मैंने करके दिखा दिया था। नाउ आई विल जस्ट स्टॉप शेयरिंग दिस पीडीएफ, जस्ट गिव मी अ मिनट। Okay, I think Excel sheet is now visible to you. Now this highlighted part, which has been highlighted by me in yellow color, this is the information which is there in the question कि कैश प्राइस आपको दिया हुआ था 74,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज कर रहे थे दैट इज 5%, और डाउन पेमेंट थी जो हम अभी कर रहे थे वो 20,000 की थी, 3 इंस्टॉलमेंट्स थी एनुअल 31 दिसंबर को हर बार 20,000 रुपए की। अब इससे मैंने क्या चीज कैलकुलेट की कि जो 3 इंस्टॉलमेंट्स में दे रही हूँ 20,000, इसका मतलब टोटल इंस्टॉलमेंट्स में मैं कितना पैसा दे रही हूँ 60,000, और आज डाउन पेमेंट भी करी, वो करी मैंने 20,000। तो टोटल जो मैं पैसा दे रही हूँ या देने वाली हूँ उस एसेट को अपना बनाने के लिए, वो मैं टोटल देने वाली हूँ 80,000 रुपीज। तो टोटल जो दूंगी विच इज इंक्लूसिव ऑफ कैश प्राइस प्लस द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज द हायर परचेज प्राइस। तो हायर परचेज प्राइस यहाँ पर ये कैलकुलेट किया है मैंने विच इज 80,000 रुपीज। ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से हम लोगों ने कैलकुलेट करा। अब जो हायर परचेज प्राइस होता है, हायर परचेज प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारी इक्वेशन होती। हायर परचेज प्राइस मुझे पता है 80,000 रुपीज है, कैश प्राइस मुझे मालूम था 74,500 है प्लस इंटरेस्ट। अब इससे मुझे इंटरेस्ट का अमाउंट पता चल सकता है, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 5,500। ये मेरी कैलकुलेशंस जो मैंने आपको क्वेश्चन में वर्बली भी बता दी थी, आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो इजीली कि जो टोटल अमाउंट है इंटरेस्ट का इट कम्स आउट टू बी 5,500 रुपीज जो मुझे 3 साल में देना है। अब आगे इसी क्वेश्चंस में हमें देखना है कि जो टोटल अमाउंट है 5,500 रुपए, ये टोटल है जो मैं 3 साल में दूंगी। इसको बाइफिकेट करना है क्योंकि जब हम अकाउंट्स बनाएंगे तो अकाउंट्स तो ईयरली बनाएंगे, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि जो 5,500 रुपए हैं वो 20-20 हजार रुपए में तो हैं जो मैं इंस्टॉलमेंट दे रही हूँ, लेकिन इंडिविजुअली मुझे लायबिलिटी रेज करनी होगी 31 दिसंबर को तीनों साल में जब इसका इंटरेस्ट का अमाउंट मुझे पे करना है, तो पहले लायबिलिटी रेज भी तो होगी ना एट द एंड ऑफ द ईयर, तो वो मुझे अकाउंट्स में शो करनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे इसको बाइफिकेट करना पड़ेगा कि तीनों साल में फर्स्ट ईयर में अमाउंट कितना है, सेकेंड ईयर में कितना है, थर्ड ईयर में कितना है। और लॉजिकली ये तो आपको पता है कि सबसे पहले साल में लायबिलिटी सबसे ज्यादा होगी तो इंटरेस्ट का अमाउंट भी सबसे ज्यादा होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। अब इसको बाइफिकेट करने के लिए यू हैव टू प्रिपेयर दी वर्किंग नोट्स। अब वर्किंग नोट्स हमने कैसे बनाए हैं नोट्स जब हम बनाएंगे तो विल स्टार्ट विद द कैश प्राइस। नाउ दिस हैज टू बी प्रिपेयर्ड एज द प्रॉपर वर्किंग नोट्स। आप डेट मेंशन कर लीजिएगा लेफ्ट साइड पे ही, मैंने बाय चांस इसमें आगे अमाउंट के लिखा हुआ है, आप उसकी फॉर्मेटिंग और जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ी सी प्रॉपर कर लीजिएगा। कमिंग टू द कॉन्सेप्ट, यू हैव टू स्टार्ट विद द अमाउंट ऑफ कैश प्राइस। टोटल जो आज मुझे देना था, अगर एसेट लेती तो वो मुझे कितना दिया हुआ था 74,500। इसमें से मैंने आज कितना पैसा दे दिया, अब आप लॉजिक लगाओ, सिंपल कैलकुलेशंस हैं इस क्वेश्चन में। आज मैं एक मशीन परचेज करती, उसको मैं अगर पूरी पेमेंट करती तो 74,500 रुपए देती और वो एसेट हो जाता मेरा। मैंने उसको लिया इंस्टॉलमेंट पे लिया, तो कुछ पैसे मैंने आज दे दिए। आज कितने दिए 20,000। तो आई विल स्टार्ट विद द अमाउंट ऑफ कैश प्राइस 74,500, आउट ऑफ विच आई हैव मेड अ पेमेंट ऑफ डाउन पेमेंट 20,000। 20,000 रुपए मैंने आज ही दे दिए, तो मैंने उसमें से लेस किया डाउन पेमेंट 20,000। तो जो लायबिलिटी आज है मेरी, जो मेरी उधारी हो गई एक तरीके से, वो कितनी है 74,500 नहीं है, 20,000 तो मैंने दे दिए, तो जो लायबिलिटी बची वो मेरी बची सिर्फ 54,500। तो टेक्निकली जब इंटरेस्ट लगेगा, आज मान लीजिए 1 जनवरी है, पेमेंट कब करूंगी 31 दिसंबर को, तो पूरे साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा, जो लायबिलिटी थी वो कितनी है 54,500। तो 54,500 is the liability in the beginning of first year on which the interest will be charged at a rate of 5%। तो 5% जो इंटरेस्ट होगा वो किस पे आएगा 54,500 का 5%। that will be the amount of interest which will be charged
बाय द हायर वेंडर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जो मुझे देना पड़ेगा। जब हम ये पेमेंट कर देंगे, जब मेरी लायबिलिटी आएगी अकाउंट्स में, जब हम रेज करेंगे, एक अमाउंट है कैश प्राइस का, जो लायबिलिटी है मेरी विच इज 54,500, उसके साथ में पूरे साल का इंटरेस्ट मुझे देना है। 5% ऑफ दिस अमाउंट कम्स आउट टू बी 2725, 2,725 रुपए, ये भी मेरी लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। 31 दिसंबर को अगर मैं लायबिलिटी देखूं टोटल, तो मेरी जो टोटल लायबिलिटी आएगी विच विल बी इंक्लूसिव ऑफ कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, लायबिलिटी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर विल बी 57,225। इसमें से 31 दिसंबर को ही मैंने 20,000 की पहली इंस्टॉलमेंट दे दी, या मैं दूंगी, अभी डिपेंड करता है। अब एक्चुअली क्या हुआ वो नहीं पता, हम मान के चल रहे हैं हमने सारी दे दी, तो हम अकाउंट्स बना रहे हैं 3 साल के। तो मैंने जब पहली पेमेंट कर दी 20,000 की, वो कम हो गई, तो मेरी जो लायबिलिटी है फर्स्ट ईयर के एंड में, या आप कह सकते हो सेकेंड ईयर के शुरू में, वो कितनी है? 37,225 रुपीज। आई होप कि ये आप लोगों को अभी तक क्लियर है। फिर सेकेंड ईयर के एंड में वापस से लायबिलिटी मेरी जो थी शुरू में 37,225, इस पे 5% का इंटरेस्ट लगेगा। वो कितना है? 5% ऑफ 37,225, वो अमाउंट आएगा 1,861 का। तो पहली लायबिलिटी कितनी थी शुरू में साल के, सेकेंड ईयर के 37,225, उस पे इंटरेस्ट लगा 5%, 1,861। तो लायबिलिटी एट द सेकेंड ईयर, at the end of second year, liability at the end of second year will be 39,086, out of which I am making payment of second installment of 20,000 rupees. तो सेकेंड ईयर की सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद थर्ड ईयर के शुरू में जो लायबिलिटी बचेगी वो बचेगी 19,086 रुपीज। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर है, कहीं डाउट होना नहीं चाहिए। अगर है तो चैट बॉक्स पे आप प्लीज लिख दीजिएगा। थर्ड ईयर के शुरू में जो लायबिलिटी है वो है 19,086। अगेन 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी इंटरेस्ट की। अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अभी 19,086 के बाद आप नोट डाउन मत करिएगा, आप पहले समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट आएगा। जब हम कैलकुलेशंस करेंगे, नाउ द लायबिलिटी इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर इज 19,086, और 5% जब मैं उस पर कैलकुलेशंस करूंगी तो अमाउंट मेरा आएगा 954 रुपीज का। तो टोटल लायबिलिटी जो आएगी वो आएगी 20,040 की, जो मुझे देनी है। अब मैं दे कितना रही हूँ? 20,000, ये तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया ही हुआ था ना आपको। तो थर्ड ईयर के बाद, थर्ड इंस्टॉलमेंट की पेमेंट के बाद मेरी लायबिलिटी 40 रुपए अभी भी बच गई है, जो कि टेक्निकली बचनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद मेरी लायबिलिटी को होना था 0। अगर इस तरह की सिचुएशन है जहां आपको सारी चीजें दी हुई हैं, तो हो सकता है कि जब आप कैलकुलेशंस करोगे तो कैलकुलेशंस के टाइम पे यू मे फाइंड कि जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें आपके पास कुछ अमाउंट बैलेंस का बच रहा है, जो कि नहीं बचना चाहिए था। तो आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट्स करनी है। ये मैं हटा रही हूँ यहाँ से, ये आपको यहाँ पे मैंने करके दिखा रखी थी। ये कैलकुलेशंस, एक्चुअल कैलकुलेशंस आएंगी इस सिचुएशन में, इस क्वेश्चन में, जो नहीं करनी है। यहाँ जो लास्ट ईयर होगा उसमें हो सकता है कि एडजस्टमेंट करनी पड़े। आई एम नॉट सेइंग कि ये जरूरी ही है कि करनी पड़ेगी, बट हो सकता है। अगर होगा तो आपको कैसे करना है? लास्ट ईयर के बैलेंस के बाद, पेमेंट के बाद अगर बैलेंस बचे, जैसे यहाँ पे 40 रुपए बच रहा है, तो टेक्निकली वो गलत है। थर्ड इंस्टॉलमेंट आप कितनी दे रहे हो, मैं वो लिख रही हूँ। अब इंटरेस्ट का अमाउंट छोड़ रही हूँ फिलहाल 19,086 तक, तो बिगनिंग की लायबिलिटी यहाँ तक तो आपका सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है। थर्ड इंस्टॉलमेंट जो मैं दे रही हूँ वो कितनी देनी है मुझे? 20,000, और इसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगी इट हैज टू बी निल। इसको निल करने के लिए जो मैं थर्ड इंस्टॉलमेंट दे रही हूँ, इट शुड बी सेम एज द लायबिलिटी एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, जो कि फिर ये इसका मतलब होनी चाहिए 20,000, तभी 0 आएगा, नील आएगा। इसके 20,000 होने के लिए यहाँ पर जो अमाउंट इंटरेस्ट का मेरा आ रहा था 954,
जो एडजस्टमेंट मुझे कर रही है, अब 0 के लिए मुझे एडजस्टमेंट कितनी करनी है, 40 रुपए की। एक्चुअल कैलकुलेशंस तो ये वाली आ रही थी, यहाँ पर मुझे 40 रुपए का एडजस्टमेंट करनी है। 40 रुपए की एडजस्टमेंट मैं कहाँ करूंगी, इंटरेस्ट के अमाउंट में। तो इंस्टेड ऑफ 954 मैं इंटरेस्ट का जो अमाउंट दिखाऊंगी अपनी बुक्स में, वो मैं दिखाऊंगी 40 रुपए कम, यानी 914 रुपए। फिर मेरा जो बैलेंस आ रहा है वो नील आ जाएगा, अदरवाइज वो 40 रुपए रह जाएगा, जो कि गलत है। तो इन केस सच काइंड ऑफ सिचुएशन अराइजेस कि लास्ट इंस्टॉलमेंट में पेमेंट के बाद कुछ पैसा, कैलकुलेशंस अगर हम सही तरीके से कर रहे हैं, उसमें पैसा बच रहा है, तो आपको लास्ट ईयर का जो अमाउंट है इंटरेस्ट का, उसमें एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट। अब इस वर्किंग नोट से मुझे अब क्या पता है कि टोटल में तीनों साल के एंड में लायबिलिटी कितनी थी इन टर्म्स ऑफ कैश प्राइस, और इंटरेस्ट का पैसा मैंने कितना दिया हुआ है। अगर आप इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो कैलकुलेशंस को, तो व्हाट यू कैन डू इज, जो तीनों साल में इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है आप उसको देख लो। पहले साल में मैंने इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है 2725 का, दूसरे साल में दिया 1861 का, और तीसरे ईयर में मैंने दिया 914 रुपए का। इसका आप टोटल करके देखोगे तो इट शुड बी 5500। और यही हमने कैलकुलेट करके देखा था कि शुरू में जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उसके हिसाब से टोटल अमाउंट जो हम इंटरेस्ट का दे रहे थे वो 5500 रुपए है। आई होप कि ये आपको क्लियर है, या अगर डाउट है तो पूछ लो आप मुझसे। ओके, वन ऑफ यू हैव आस्क्ड मी कि एग्जाम 75 मार्क्स का है, तो 25 मार्क्स किस चीज के हैं। यूल बी गेटिंग द असाइनमेंट्स थ्रू योर मेल आईडीज और एसवेल वेबसाइट, जो आपको सबमिट करने होते हैं उसके मार्क्स लगते हैं आपके इस चीज के। ओके, now the next question we have to discuss. Okay, now the next question, next category or next type of information which can be there in the paper. It's giving you the information. I think Excel sheet पे आप लोगों को ये दिख रहा है पूरा, मैंने लिख रखा है बहुत शॉर्ट में, येलो कलर से हाईलाइटेड है. This is the question, the information which is there in the question. Now the question says that you have to calculate the total cash price. अब कैश प्राइस आपको कैलकुलेट करना है, जो पिछले क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ था, हमने इंटरेस्ट का अमाउंट बाइफिकेट किया था और सिंपल कैलकुलेशंस की थी. सेकेंड तरीके की जो सिचुएशन हो सकती है आप लोगों के लिए, वो ये हो सकती है दैट द हायर परचेज price is given to you as 2500 rupees and the down payment is 465 rupees. 3 इंस्टॉलमेंट्स हम दे रहे हैं एनुअल, इसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आप पे कर रहे हो वो आप दे रहे हो 713 रुपए की. सेकेंड ईयर की जो इंस्टॉलमेंट है दैट इज 902 रुपए. थर्ड में जो आपका अमाउंट है विच इज 420 रुपीज. Next, the interest rate is given to you as 5% per annum, and you have to calculate the amount of cash price and the interest which is paid in each installment. अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज का और ध्यान रखना है, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, अकॉर्डिंग टू द गिवन सिनेरियो और गिवन सिचुएशन यू कैन गो फॉर द कैलकुलेशन. जो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट का अमाउंट दिया हुआ होता है हमें, जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि आप जो पेमेंट कर रहे हो वो 20-20 हजार रुपए की इंस्टॉलमेंट्स आप 3 दे रहे हो. अभी इस क्वेश्चन में जैसे आपको 3 अमाउंट दिए हुए हैं, 713 रुपए, 902 रुपए, 420 रुपए. तो जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हमें दिया होता है क्वेश्चन में, इट मे बी इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, इट मे बी एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट. तो वो चीज भी आपको देखनी पड़ेगी कि जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है वो आप उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड करके दिया हुआ है या आपको ऐड करना है. तो वो जब हम कैलकुलेशंस करेंगे उसके हिसाब से आप देख सकते हो. नाउ दिस क्वेश्चन इज आस्किंग टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेड विद ईच इंस्टॉलमेंट एंड द टोटल ऑफ द कैश प्राइस. कैश प्राइस क्योंकि अब हमें दिया हुआ नहीं है, तो हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस. इसको हमें जब हम कैलकुलेशंस करेंगे, कैश प्राइस अभी तक तो हमें दिया हुआ ही नहीं था. जब हमें कैश प्राइस दिया हुआ नहीं होता है और उसमें हमें इंटरेस्ट का अमाउंट और कैश प्राइस जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है, तो हमें उसमें रिवर्स जाना होता है. अभी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, वी स्टार्टेड विद कैश प्राइस लेस डाउन पेमेंट, फिर उसके बाद हर साल इंटरेस्ट की लायबिलिटी ऐड करके हमने इंस्टॉलमेंट पे की, और बाद में एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर जैसे उसमें 3 इंस्टॉलमेंट्स थी तो बैलेंस आता है निल.
यहाँ पर क्योंकि कैश प्राइस दिया हुआ ही नहीं है तो हमें इसमें उल्टा जाना पड़ेगा, रिवर्स ऑर्डर में हमें इसका काम करना पड़ेगा। अब जब जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वी विल स्टार्ट विद द लास्ट ईयर। तो अगर यहाँ पे भी जैसे इसी क्वेश्चन में 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो 3 इंस्टॉलमेंट्स अगर एनुअल हैं, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट था 420 रुपीज, वी हैव टू स्टार्ट विद दैट अमाउंट। जब कैलकुलेशंस आप करोगे, नाउ इफ आई जस्ट सपोज कि कैश प्राइस जो है, कैश प्राइस आई हैव रिटन इट समवेयर, ओके आई हैव नॉट रिटन दैट। Now this is the solution I'm discussing right now. This is the part which is right now in green highlighted color. मैं इसमें assume कर लूँ अगर कि कैश प्राइस मेरा 100 रुपये है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे दिया हुआ है 5% के हिसाब से। 5% के हिसाब से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है एक ही साल का अगर मैं मानूं, तो उसमें 100 रुपये पे 5% के हिसाब से 5 रुपये इंटरेस्ट का लगेगा। तो टोटल जो हायर परचेज प्राइस आएगा वो कितना आएगा? 105 रुपये। अब यहाँ पे 3 चीजें मेरे पास अजम्पशन के हिसाब से आ गई। अज्यूम मैंने किया कॉस्ट प्राइस को 100 रुपीज, बाकी जो 2 इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, एक इन्फॉर्मेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट की, उसके हिसाब से इंटरेस्ट निकाला 5 रुपये और हायर परचेज प्राइस निकाल दिया 105 रुपये। यहाँ जो क्वेश्चन में मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो क्या है? इंटरेस्ट और हायर परचेज प्राइस। मेरे पास एक्चुअली हायर परचेज प्राइस, आई डोंट हैव दी कैश प्राइस। तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं चार्ज कर रही हूँ, तो आई हैव टू कंसिडर 100 रुपीज विच इज द कैश प्राइस, तभी वो 5 रुपये आया। तो रेशो या परसेंटेज जब हम देख रहे होते हैं तो उसमें कैश प्राइस और इंटरेस्ट की देखते हैं। यहाँ पर क्योंकि कैश प्राइस मुझे पता नहीं है, मुझे हायर परचेज प्राइस पता है, तो मैंने प्रोपोर्शन किसका निकाल लिया? अब मैंने इस अजम्पशन के बेसिस पर कि कैश प्राइस 100 रुपये अगर है, तो मैंने प्रोपोर्शन निकाल लिया इंटरेस्ट का और हायर परचेज प्राइस का। अगर हायर परचेज प्राइस 105 रुपये है, तो इंटरेस्ट 5 रुपये है। अब मैंने कॉस्ट प्राइस की बजाय हायर परचेज प्राइस से उसका लिंक कैलकुलेट कर लिया कि जो मेरा लिंक है, instead of linking it with the cash price, I have linked it with the higher purchase price कि in case अगर higher purchase price 105 रुपये है, तो उसमें से 5 रुपये इंटरेस्ट के हैं। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर है। अब इसमें जब कैलकुलेशंस करेंगे, तो कैलकुलेशंस हम कहाँ से करेंगे? ये अब रिवर्स ऑर्डर में चला रहे हैं। लिखा मैंने ऐसे ही है जैसे हम लिखते आए हैं कैश प्राइस और ये सारा का सारा, लेकिन चलेंगे हम उल्टे ऑर्डर में। तो अगर आप चाहो तो आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, वो आपकी अपनी कैलकुलेशंस हैं। आप कहीं गड़बड़ ना करो तो फॉर्मेट मैंने सेम रखा हुआ है। व्हाट यू कैन डू इज यू जस्ट कैन राइट दिस होल फॉर्मेट, क्योंकि मुझे ये पता है 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो मैंने इस फॉर्मेट को पहले लिख लिया। अब आप इसको एक बार को इसको मैं अगर हाइड कर दूं, तो ये मैंने क्या किया है, आई हैव जस्ट रिटर्न द फॉर्मेट कि पहले कैश प्राइस होगा। ये मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है, दिस इज द क्वेश्चन मार्क था। इसमें से डाउन पेमेंट मैंने की, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी 465, ये लेस हो जाता है, तो यहाँ मैंने ब्रैकेट में कुछ किया नहीं, मैं कैलकुलेशंस में कर दूंगी, आप भी उसमें माइनस साइन लगा दीजिएगा। ये आपके मैं इसको अगर हाईलाइट ना करूँ, ठीक है। तो अब ये फॉर्मेट मैंने लिखा है पहले कि कैश प्राइस से अगर मैं स्टार्ट करती तो पूरा एक वर्ड्स के हिसाब से लेस डाउन पेमेंट मुझे पता थी, वो मैंने हाथ के हाथ लिख दिया। उसके बाद बैलेंस ड्यू मुझे नहीं पता, इंटरेस्ट पहला कितना है वो मुझे नहीं पता, तो ये मुझे कुछ नहीं पता आगे। फिर फर्स्ट ईयर की लायबिलिटी के एंड में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फिर बिगिनिंग ऑफ सेकंड ईयर की लायबिलिटी कितनी होगी, फिर उस पर इंटरेस्ट लगेगा, फिर लायबिलिटी एट द एंड होगी। तो ये मैंने पूरा फॉर्मेट बना दिया है। कैलकुलेशंस मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास कैश प्राइस है नहीं। लास्ट में बैलेंस ड्यू मुझे पता है निल होना चाहिए, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। थर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट मुझे मालूम था क्वेश्चन में, अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो कैलकुलेशंस के लिए फॉर्मेट मैंने यही छोड़ा है। कैलकुलेशंस टॉप टू डाउन नहीं है, बॉटम टू अप मैं मूव कर रही हूँ, नीचे से ऊपर जा रही हूँ, रिवर्स ऑर्डर में जा रही हूँ। आई हैव स्टार्टेड विद निल, सिर्फ एक डाउन पेमेंट लिखी है वो मुझे पता थी। बैलेंस ड्यू एट द एंड आफ्टर मेकिंग थर्ड पेमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, इट शुड बी ड्यू, इट शुड बी निल। थर्ड इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन में मुझे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जो है 420 रुपीज। इसका मतलब जो लायबिलिटी होगी वो कितनी होगी, वो भी मेरी 420 रुपए ही होनी चाहिए, तभी बैलेंस निल आएगा। 420 लायबिलिटी थी, 420 मैंने दे दिए तो बैलेंस आ गया निल। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर है। अब मुझे क्या करना था, ये 420 में क्या क्या चीजें थी, जो लास्ट का लायबिलिटी है थर्ड ईयर की, इसमें क्या क्या चीजें थी? इसमें 2 चीजें थी, एक इंटरेस्ट का अमाउंट थर्ड ईयर का, और थर्ड ईयर के शुरू में जो लायबिलिटी मेरे पास थी। अब ये दोनों ही मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है। जो मैंने अजम्पशन लिया था कि लेट कैश प्राइस बी 100
तो मैंने थर्ड ईयर के बिगिनिंग में माना कि ये कैश प्राइस ही तो था। कैश प्राइस जो बैलेंसिंग फिगर है कैश प्राइस के फॉर्म में, जो मेरी लायबिलिटी है थर्ड ईयर के शुरू में, उसको मैंने माना 100 रुपए है। तो यहां मैं लिख देती हूँ लेट कैश प्राइस बी 100 रुपीज। तो इसके हिसाब से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5%, थर्ड ईयर में रेट आता 5 रुपए का इंटरेस्ट का, और टोटल हायर परचेज प्राइस या टोटल लायबिलिटी मेरी आती 105 रुपए। सिर्फ थर्ड ईयर की मैं बात कर रही हूँ, पहले 2 साल को भी आप भूल जाओ कैलकुलेशंस में। थर्ड ईयर में जो लायबिलिटी आती वो आती 105 रुपए, और उसके बदले में मैं 105 रुपए देती, बैलेंस आ जाता नील। अब मैंने क्या कंपेयर किया, 105 रुपए अगर है तो इंटरेस्ट कितना है 5 रुपए। अगर लायबिलिटी 420 105 है तो मैं इंटरेस्ट उसमें मान रही हूँ 5 रुपए था। एक्चुअल लायबिलिटी कितनी है 420 रुपए, ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो इन केस द एक्चुअल लायबिलिटी इज 420, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूसिव था, वो कितना होगा, तो 420 में जो मैं रेट देखूंगी वो आएगा 5 × 5 बाय 105। वो कैलकुलेशंस करके मुझे ये पता चल जाएगा कि इस 420 रुपए में इंटरेस्ट कितना है। जैसे 105 में 5 है तो 420 में कितना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, 420 × 5 बाय 105, दैट विल गिव मी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट व्हिच इज इंक्लूडेड इन दिस अमाउंट ऑफ 420। तो यहाँ पे जब कैलकुलेशंस करोगे, ये एक्चुअली कैलकुलेशन आएगी यहाँ वाली, इसको मैं यहाँ से, दिस विल गिव यू 5 बाय 105 × 420, ये आपके पास अमाउंट आ जाएगा 20 रुपए का। यानी 420 रुपए में से 20 रुपए इंटरेस्ट के थे, जैसे 105 रुपए में से 5 रुपए थे। आई होप कि ये आप लोगों को कैलकुलेशंस क्लियर हैं। इन केस यू हैव एनी डाउट तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, यू वांट मी टू जूम दिस। आई थिंक नाउ इट्स विजिबल टू यू। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर कि 105 रुपए में से 5 रुपए अगर इंटरेस्ट के थे तो 420 रुपए में से 20 रुपए इंटरेस्ट के हो गए। अब आपको पूरी कैलकुलेशन रिवर्स में करनी है, सिंपल मैथ्स है। आई होप कि उतनी तो आप कर ही सकते हो। अगर 420 में 20 रुपए इंटरेस्ट के थे तो इसका मतलब साल के शुरू में लायबिलिटी कितनी रही होगी, सिर्फ 400 रुपए। अब आप इसको क्रॉस वेरीफाई बाद में कर सकते हो आराम से कि आपने कैलकुलेशंस ठीक की हैं कि नहीं। 400 पे 5% कितना होता है, 20 रुपए, 420 रुपए, ये इसका मतलब आप कैलकुलेशंस ठीक कर रहे हो। अब साल थर्ड ईयर के शुरू में जो आपकी लायबिलिटी थी वो है 400 रुपए। अब आपको क्या देखना है, जो आपकी सेकेंड ईयर की जो इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं, सेकेंड ईयर की जो इंस्टॉलमेंट हमने पे की थी दैट वाज 902 रुपीज, 902 रुपए हमें सेकेंड इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की थी। तो जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमने पे की है वो यहाँ पर आ गई, जो मैंने अमाउंट पे किया हुआ है, दिस इज द अमाउंट ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट। वो जब पे करूंगी उसके बाद ही तो मेरी थर्ड ईयर की लायबिलिटी बचेगी। इसका मतलब सेकेंड ईयर में जो पेमेंट की वो यहाँ आ गई, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 902 रुपए। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 902 की मैंने दी जरूर है, लेकिन लायबिलिटी कितनी थी अब आपको पहले वो देखनी है। जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट मैंने पे की है 902 रुपए, उसके बाद 400 रुपए और बचे हुए हैं। इसका मतलब सेकेंड ईयर की एंड में जो लायबिलिटी थी वो कितनी थी, जिसमें से 902 रुपए देने के बाद भी 400 रुपए बच गए। इसका मतलब वो टोटल लायबिलिटी कितनी थी, 902 रुपए प्लस जो बैलेंस बचा है 400 रुपए। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। थोड़ा रिवर्स में जाने में हो सकता है आप कंफ्यूज रहो, तो आप इसको प्लीज एक बार लेक्चर के बाद जरूर एक बार क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा, सो दैट इट इज मोर क्लियर इन योर माइंड। 902 रुपए प्लस 400 रुपए वो मेरी लास्ट की सेकेंड ईयर की लायबिलिटी रही होगी, यानी 1302 रुपए। इसका मतलब अब सीधे में पढ़ोगे तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। सेकेंड ईयर की लायबिलिटी जो थी एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर दैट वाज 1302, आउट ऑफ विच जो इन्फॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन में दी थी कि मैंने सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे की है 902 रुपए और थर्ड ईयर का बैलेंस बचा 400 रुपए, तो उन दोनों को हमें ऐड करना होता है, तभी तो उसमें से बैलेंसिंग फिगर बचेगी। तो अब आपको जहां पहले हम बॉटम की तरफ बढ़ रहे थे, टॉप टू डाउन जा रहे थे, तो जो चीजें माइनस करनी थी वो आप प्लस करोगे, जो प्लस कर रहे थे हम वो माइनस करेंगे, उल्टा ऑर्डर चलेगा हमारा यहाँ पे। अब फिर वापस से सेकेंड ईयर की जो लायबिलिटी है वो है 1302 रुपए विच इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। तो अब आपको ये देखना है कि 1302 रुपए में इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है। तो 100 रुपए पे 5 रुपए इंटरेस्ट के देती तो जो लायबिलिटी है वो 105 थी, यानी 105 की लायबिलिटी पे 5 रुपए। अब ये कॉन्सेप्ट आपका हर जगह चलेगा। 105 की लायबिलिटी में 5 रुपए इंटरेस्ट थे, तो 1302 रुपए पे कितना इंटरेस्ट होगा 5% के हिसाब से, तो इट विल बी 1302 × 5 बाय 105। ये जो अमाउंट आपका आएगा, ये अमाउंट कैलकुलेट करके आएगा 62 रुपीज का। इसका मतलब 1302 रुपए में 62 रुपए इंटरेस्ट के थे जो आपने सेकेंड ईयर में दिए होंगे या दोगे।
अब बैलेंसिंग फिगर देखूंगी तो बैलेंसिंग फिगर इन द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर वो कैसे कैलकुलेट करूंगी, लायबिलिटी एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर माइनस इंटरेस्ट, यानी 1302 रुपीज माइनस 62 रुपीज, दैट विल गिव मी द लायबिलिटी। ये मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ कि आपने कैसे कैलकुलेट किया है ताकि आपको पता रहे। 1302 रुपए में 62 रुपए भी तो इंक्लूडेड थे ना, तो इसका मतलब उसको मैं माइनस कर दूंगी तो मुझे शुरू की लायबिलिटी पता चल जाएगी जो 1240 रुपए में लायबिलिटी रही होगी। इसके बाद जो आपका टोटल अमाउंट था, अब हम देखेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो हमने पे की है वो हमने दी है 713 रुपीज की, 713 रुपए की दी है, ये हमें क्वेश्चन में दी हुई थी इन्फॉर्मेशन, ये मैंने दी है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट थी वो कितनी रही होगी, वो आपकी रहेगी 713 और प्लस जो आपकी पिछली जो आपकी आगे लायबिलिटी आपकी और बची हुई है, तो ये आपकी आ गई 1953, 713 रुपए प्लस जो अगली जो बैलेंस बचा 1240 रुपए, ये दोनों मिलाकर ही तो आपकी फर्स्ट ईयर के एंड में लायबिलिटी है। तो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस प्लस जो आपने इस साल दिया है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का 713 रुपए, इसका मतलब ये टोटल लायबिलिटी रही होगी फर्स्ट ईयर के एंड में आपकी। तो टोटल अमाउंट जो आपका आया वो आया 1953 रुपीज विच इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। तो फिर वापस से इसमें से इंटरेस्ट हम डिडक्ट करेंगे, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1953 इंटू 5/105, सेम आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलेगा कि 1953 में से इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, वो जो हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका अमाउंट कैलकुलेट करके आएगा 93 रुपीज का। तो 1953 रुपीज में से 93 रुपीज आपके इंटरेस्ट के ऐड किए हुए थे, तो मैं अगर उसको माइनस कर दूंगी तो वो मुझे आपको अमाउंट दे देगा जो बैलेंस मेरा ड्यू था पहले, वो आ गया 860 रुपए, जो साल फर्स्ट ईयर के शुरू में मेरी लायबिलिटी होगी। उसमें मैं अगर डाउन पेमेंट ऐड कर दूं, कैश प्राइस में से डाउन पेमेंट माइनस करती हूँ तो ये अमाउंट आता है बैलेंसिंग फिगर जो मुझे 3 साल में देना था 1860 रुपए। इसमें मैं अगर डाउन पेमेंट ऐड कर दूंगी तो मुझे कैश प्राइस पता चल जाएगा, तो कैश प्राइस विल बी the down payment plus liability at the in the beginning of first year which is 1860। ये जो अमाउंट आएगा that will give me the cash price of this machine which comes out to be 2325 rupees। तो अब आपको ऐसे रिवर्स में जाना है, ये आपकी अपनी प्रैक्टिस होगी, मैंने सिंपल तरीके से समझा दिया है। सेम ऑर्डर पे सिर्फ नीचे से ऊपर आपको मूव करना है। अगर आप इसको लिखना भी रिवर्स में चाहते हो तो वो आपकी अपनी मर्जी है, अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी फॉर्मेट पे लिखना है। कैलकुलेशंस आपको कैसे करनी है वो आपकी अपनी मर्जी है, वे ऑफ प्रेजेंटिंग, बट कैलकुलेशंस शुड बी करेक्ट। अब आप इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, आप कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना की हो तो आप ये चीज क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि अगर मैं 2325 कैश प्राइस से डाउन पेमेंट करके और इस तरह से पेमेंट कर रही हूँ तो यही आपके अमाउंट आने चाहिए। तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक अगर होगी तो वो आप उसमें ढूंढ पाओगे कि अगर आपके आंसर को वेरीफाई करने के लिए वन ऑफ यू हैव आस्क्ड मी कि अगर कैश प्राइस नहीं दिया है तो यू हैव टू मूव डाउन टू अप। एग्जैक्टली, अगर कैश प्राइस नहीं दिया हुआ है तो यही आपका एक तरीका है कैलकुलेशंस करने का। यू हैव टू मूव फ्रॉम द लास्ट बैलेंस व्हिच इज निल टू द कैश प्राइस। तो आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट से शुरू करके कैलकुलेशंस करनी है जैसा क्वेश्चन हमने अभी किया हुआ है। हाउ प्लीज लास्ट में किसी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन, आई डोंट नो द नेम, एनोनिमस आ रहा है, हाउ मच इलस्ट्रेशन वी कैन सॉल्व। आई डोंट गेट योर क्वेश्चन कि आप एक्चुअली पूछना क्या चाह रहे हो। आई एम जस्ट डिस्कसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस यू मे हैव। इनमें से कोई एक तरीके की सिचुएशन आपको मिलेगी, इस तरह से आपको वर्किंग नोट्स बनाकर कैलकुलेशंस करने हैं। कैलकुलेशंस करने के बाद यू हैव टू प्रिपेयर द अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड द हायर वेंडर। तो दिस जो अभी हम आज क्वेश्चंस कर रहे हैं उनमें से कोई एक तरीके की इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी, कोई एक कैटेगरी या कोई एक सिचुएशन होगी जिसके बेसिस पर आप कैलकुलेशंस करोगे। तो अभी जैसे हमने दो सिचुएशंस की हैं, पहली सिचुएशन में था ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन वाज गिवन टू यू रिगार्डिंग कैश प्राइस, हायर परचेज प्राइस, डाउन पेमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल कैलकुलेशंस थी और आपने कैलकुलेशंस करी, उसके बाद आप अकाउंट बना सकते थे। अकाउंट्स का पार्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है कि हाउ वी हैव टू प्रिपेयर the accounts in the books of hire vendor and hire purchaser. I'm just discussing the different kind of situations or different kind of information you can say कि जो अलग अलग तरीके की हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है उस तरह से हमें सोल्यूशन कैसे करना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन में था कि कैश प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो कैश प्राइस नहीं दिया है तो सोल्यूशन कैसे करेंगे। अभी हम सिर्फ उस पार्ट पर हैं कि हमें जो अमाउंट लिखने हैं अकाउंट्स
इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड हायर वेंडर, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वो हम कैलकुलेट करते हैं जिस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई होती है। तो अभी हमने 2 तरीके की सिचुएशंस पढ़ी हैं कि अगर इनमें से कोई एक सिचुएशन होगी तो आप कैसे मूव करोगे, आप कैसे कैलकुलेशंस करोगे। लाइक पहले एग्जांपल में मैं सिंपल सी बात बताऊं तो जो फॉर्मेट है, वी स्टार्ट विद द अमाउंट ऑफ कैश प्राइस लेस डाउन पेमेंट, फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट के अमाउंट के साथ में, और लास्ट में बैलेंस आता है निल। लास्ट जो भी इंस्टॉलमेंट है, यू आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इस तरह की इन्फॉर्मेशन थी आपको कि आप डाउनवर्ड मूव कर रहे थे। सेकंड सिचुएशन में आप डाउनवर्ड मूव नहीं कर रहे थे एज पर दी फॉर्मेट। अगर मैं उस फॉर्मेट की ही बात करूं, फॉर्मेट ही मैंने उल्टा लिख दिया तो बात अलग है, अदरवाइज उसमें आप रिवर्स ऑर्डर में मूव कर रहे थे। अब आते हैं हम थर्ड तरीके की सिचुएशन पे, विच आई विल जस्ट चेक। Okay, now this is the third type of situation you may get in the paper. Here the question, okay, let me just go through your questions. Shivam, आपने क्वेश्चन पूछा है कि how can we solve the missing down payment? ओके, डाउन पेमेंट के लिए एज सच देखो अभी अगर क्वेश्चंस के हिसाब से मैं बात करूं तो देयर विल इट विल नॉट बी अ मिसिंग फिगर कि आपको डाउन पेमेंट कैलकुलेट करनी है। अगर फिर भी मैं कहूँ कि अगर डाउन पेमेंट कैलकुलेट करनी होती तो आपके पास डाउन पेमेंट कैलकुलेट अगर मतलब वो मिसिंग फिगर है तो आपको कैश प्राइस भी पता होना चाहिए, आपको हायर परचेज प्राइस भी पता होना चाहिए, तभी आप डाउन पेमेंट का अमाउंट बता सकते हो। तो इसी क्वेश्चन के हिसाब से अगर जो हम लोगों ने भी क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हमने वी वर मूविंग फ्रॉम वी वर मूविंग अपवर्ड्स, हम लास्ट वाले बैलेंस नील से स्टार्ट कर रहे थे। अब उसमें अगर मैं डाउन पेमेंट की बात करूँ, अगर डाउन पेमेंट नहीं दिया होगा तो आप कैश प्राइस नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो दो चीजें तो आपके लिए कभी ऐसा नहीं होगा कि मिसिंग होगी। हायर परचेज प्राइस तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, पहली इंस्टॉलमेंट तक भी मैं आ गई। अब क्योंकि मेरे पास डाउन पेमेंट नहीं है तो मैं कैश प्राइस नहीं कर सकती, कैश प्राइस नहीं है तो डाउन पेमेंट नहीं कर सकती। तो दोनों ही चीजें मिसिंग तो नहीं होंगी। तो ऐसा तो सिचुएशन आपको नहीं आएगी कि डाउन पेमेंट मिसिंग है। अगर डाउन पेमेंट मिसिंग है तो फिर आपके पास हायर परचेज प्राइस प्लस कैश प्राइस दिया हुआ होगा या कोई और तरीके की इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी जिसके बेसिस पर यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द मिसिंग फिगर ऑफ डाउन पेमेंट। ओके, नाउ कमिंग टू द एज फार एज योर क्वेश्चंस आर कंसर्न, अगर टेक्निकलिटीज में बहुत डेप्थ में जाऊंगी तो कोई ना कोई सिचुएशन आप ऐसी क्रिएट कर सकते हो जहां आपको कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस का अमाउंट दिया हुआ है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द डाउन पेमेंट, और कोई और इन्फॉर्मेशन है जिसके बेसिस पर है। एज फार एज योर कंटेंट्स आर कंसर्न, आपके इसमें आपको जो कैलकुलेशंस आएंगी वो डाउन पेमेंट की नहीं आती हैं। वो उससे मतलब वो कोई बहुत टेक्निकल पॉइंट नहीं है डाउन पेमेंट कैलकुलेट करने का। टेक्निकलिटीज इसमें आती हैं जब आप इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो है विच इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट और it is exclusive of interest, and then you are moving to calculate either cash price or the higher purchase price. तो ये दो अमाउंट हमारे मायने ज्यादा रखते हैं। डाउन पेमेंट का नॉर्मली मतलब होता है सिचुएशन आपको बुक्स में भी नहीं मिलेंगी, तो ऐसा नहीं है कि आपको डाउन पेमेंट की मिसिंग फिगर आपको मिलेगी। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड type of situation you may have. The question says that the cash price of the machine is 50,000 rupees. Again the question part मैंने बहुत समराइज वे में आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, which is there in yellow color. Okay, again and again some of the students are asking me कि एग्जाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, एंड मैं आपको ये आंसर ग्रुप पे भी कर चुकी हूँ कुछ स्टूडेंट्स को, और अभी मैंने आपको लेक्चर के टाइम पे भी बताया है, डोंट आस्क दिस क्वेश्चन। अभी हम लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है यूनिवर्सिटी की तरफ से। हाउएवर यूनिवर्सिटी इज प्लानिंग की रेगुलर कॉलेजेस के लिए वो क्लासेस ओपन कर दें, फिजिकल मोड में क्लासेस लगाएं, बट उसमें भी अभी टाइम लगेगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फॉर्मेशन अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ भी नहीं आई है, तो मैं अभी आप लोगों को या कोई और टीचर कोई भी अभी आप लोगों को हम लोग ये नहीं बता पाएंगे कि एग्जाम्स आपके ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑनलाइन की ही है इस एकेडमिक ईयर के लिए, बट क्योंकि डेली रीओपन हो रही है एंड एवरी इंस्टीट्यूशन इज बीइंग आस्क्ड टू हैव फिजिकल क्लासेस, आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस ही हैं इस सेमेस्टर के लिए फॉर श्योर जो चल रही हैं। तो आप लोगों की तो ऑफलाइन क्लासेस नहीं होंगी इस सेमेस्टर के लिए। हम टॉकिंग ऑफ एग्जाम्स के लिए अभी हम लोग नहीं बता सकते हैं कि ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। अभी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑनलाइन की ही है हमारे पास। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, द कैश प्राइस ऑफ द मशीन गिवन इन द क्वेश्चन इज 50,000 रुपए। डाउन पेमेंट आपको दिया हुआ है 20,000 रुपीज विच इज पेड इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ द अग्रीमेंट। द बैलेंस इज टू बी पेड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 10,000 प्लस इंटरेस्ट। अब जब मैंने आपको ये अभी पीछे क्वेश्चन में भी बताया था कि जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है
जो आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई होगी, दैट अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इट मे बी इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, इट मे बी एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब है कि जो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई होती है इंस्टॉलमेंट के अमाउंट की, जो भी अमाउंट है वो हो सकता है उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड किया हुआ है ऑलरेडी, और हो सकता है वो एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट है। तो जब हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, वर्किंग नोट्स बना रहे हैं या अकाउंट्स बना रहे हैं, तो उसमें अमाउंट हमें इंटरेस्ट का ऐड करना होता है। जैसे इस क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, इंस्टॉलमेंट इज पेड इन एनुअल मोड विच इज 10,000 प्लस इंटरेस्ट। तो इसका मतलब 10,000 तो मैं दे रही हूँ, प्लस जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट होगा उस साल की लायबिलिटी के हिसाब से वो मुझे और देना है। तो 10,000 प्लस वट एवर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इट हैज टू बी पेड। तो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा, इंस्टॉलमेंट आएगी, उसमें हमें इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड करना होगा। अभी जो हमने 2 क्वेश्चंस किए थे वो इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट के थे। यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया हुआ है व्हिच इज एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, वी हैव टू ऐड द इंटरेस्ट अमाउंट इन दिस 10,000 ऑफ अमाउंट। तो 10,000 तो मेन है ही, उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड करना है। तो अब दोनों सिचुएशंस में अगर मैं आपको बताऊं, जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसमें हमने जब कैलकुलेशंस की थी तो लास्ट ईयर का जो इंटरेस्ट का अमाउंट आया था वो हमारा आया था 954। ये वाला क्वेश्चन जो हमने किया था फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो एक्चुअल कैलकुलेशंस के हिसाब से अमाउंट आया था दैट वाज 954 अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द लास्ट ईयर। लेकिन क्योंकि बैलेंसिंग फिगर मुझे 0 चाहिए थी, नील चाहिए थी, तो मैंने इंटरेस्ट के अमाउंट में लास्ट ईयर में एडजस्टमेंट की थी 40 रुपए की। इस तरह की जब हमें सिचुएशंस होती हैं जहां पर इंटरेस्ट का अमाउंट इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में इंक्लूडेड होता है, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था जिसमें 20,000 रुपए था, 3 इंस्टॉलमेंट विच वाज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, वो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। अब जो क्वेश्चन हम करेंगे उसमें क्योंकि 10,000 प्लस इंटरेस्ट है, तो मुझे ये पता ही नहीं कि इंस्टॉलमेंट कितना है, तो जो भी अमाउंट आएगा वो ही आएगा, उसमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कुछ क्वेश्चंस कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में आ जाते हैं कि अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है वो इंक्लूसिव है या वो एक्सक्लूसिव है, वो आप कैसे देखोगे? वो आप इस तरह से देख सकते हो कि जैसे जो पहला क्वेश्चन भी हमने किया था उसमें जो कैश प्राइस था, ये वाली जो इक्वेशन है आपकी, दिस इक्वेशन where we are talking of the hire purchase price is equals to cash price plus interest, just remember this equation। आपको इसके हिसाब से आप देख सकते हो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, कैश प्राइस वो 74,500 प्लस इंटरेस्ट मुझे नहीं पता कि इसमें था या नहीं था। हायर परचेज प्राइस मैंने कैलकुलेट किया था 80,000 रुपए। इसका मतलब अगर इसमें 74,500 हायर परचेज प्राइस में इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है उसमें अगर ये 80,000 रुपए कहाँ से आए थे हायर परचेज प्राइस, वो इंस्टॉलमेंट के अमाउंट से आए थे जो 3 इंस्टॉलमेंट्स मैंने दी थी 20,000 रुपए की। 20,000 की 3 इंस्टॉलमेंट्स दी, 60,000 रुपए तो वो हो गए, प्लस डाउन पेमेंट हो गई। तो यहाँ पर इट हैज टू बी, अगर मैं कैश प्राइस प्लस कैश प्राइस में डाउन पेमेंट या टोटल अमाउंट आप देख रहे हो, तो आप ये सब चीजें देखोगे तो जो टोटल इंस्टॉलमेंट दी है मैंने प्लस डाउन पेमेंट जो की है उससे मुझे कैश प्राइस को कंपेयर करना है। तो क्या किया मैंने, डाउन पेमेंट की थी 20,000 की, 3 इंस्टॉलमेंट दी थी 60,000 रुपए, 3 इंस्टॉलमेंट हो गए थे 20,000 रुपए के हिसाब से। तो टोटल जो मैं पे करूंगी वो कितना हो गया, 20,000 डाउन पेमेंट प्लस 60,000 3 इंस्टॉलमेंट्स में, टोटल अमाउंट आ गया 80,000 रुपए। देना कितना है, आज अगर मैं देती 74,500 रुपए। इसका मतलब जो 20,000 रुपए इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया हुआ था वो इंक्लूसिव है इंटरेस्ट के अमाउंट से। अगर ये अमाउंट 74,500 रुपए आता, 80,000 ना आकर, इसका मतलब सिर्फ उतना ही अमाउंट आया विच इज इक्वल टू कैश प्राइस। इसका मतलब इंटरेस्ट उसमें ऐड किया हुआ नहीं था। यहाँ पर अमाउंट ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब जो डिफरेंस है वो क्या है, कैश प्राइस का है। अब इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखोगे जो आपको क्वेश्चन, अब हम जो थर्ड सिचुएशन कर रहे हैं, थर्ड सिचुएशन में जो कैश प्राइस दिया हुआ है, कैश प्राइस मुझे दिया हुआ है 50,000 रुपीज का, डाउन पेमेंट दी हुई है मुझे 20,000 रुपए की, इंस्टॉलमेंट्स के लिए मुझे दिया हुआ है 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं एनुअल 10,000 प्लस इंटरेस्ट। अब इफ आई जस्ट से कि यहाँ पर 3 इंस्टॉलमेंट्स 10,000 रुपए की लिखी गई हैं प्लस इंटरेस्ट, अगर मान लीजिए लिखा हुआ नहीं है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है बाई चांस, अगर लिखते नहीं तो आप कैसे ये चीज देखते हैं कि ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। डाउन पेमेंट कितनी थी, 10,000 रुपए। इंस्टॉलमेंट के जो अमाउंट दिए हुए थे 3 इंस्टॉलमेंट्स 10,000 रुपए की, मैं मान के चलती हूँ कि मुझे पता ही नहीं कि अभी वो इंटरेस्ट उसमें है या नहीं है। इसका मतलब मैं कितने पैसे दे रही हूँ, 30,000 रुपए। डाउन पेमेंट वॉज 20,000 रुपीज। 20,000 रुपए की डाउन पेमेंट थी, 30,000 रुपए मैं 3 इंस्टॉलमेंट्स में दे रही हूँ, तो टोटल अमाउंट कितना आ गया जो मैं दे रही हूँ, 50,000 रुपए। और अगर आज मैं देती तो कितने देती, 50,000 रुपए। अगर मैं इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को भी देख रही हूँ, इसको अगर मैं मान लूं कि इंटरेस्ट के साथ था तो ये हायर परचेज प्राइस हो जाता
ठीक है, तो ये भी 50,000 रुपए और कैश प्राइस भी 50,000 रुपए। तो इसका मतलब जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट मुझे लिखा हुआ है 10,000 रुपए, उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड किया हुआ नहीं है, क्योंकि हायर परचेज प्राइस में कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका मतलब ये आपको खुद से ही पता चल जाएगा कि 10,000 प्लस इंटरेस्ट अगर नहीं भी लिखा होता कि 10,000 रुपए में इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड किया हुआ नहीं है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अब इसकी सोल्यूशन पे अगर हम आए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया होगा 6% पर एनम। सिंपल कैलकुलेशन है, जैसे फर्स्ट कैलकुलेशन थी, कैश प्राइस से हम स्टार्ट करेंगे। 50,000 का कैश प्राइस था, लेस डाउन पेमेंट 20,000 रुपीज। तो फर्स्ट ईयर के शुरू में जो लायबिलिटी है वो है 30,000 रुपीज। 30,000 रुपीज पर 1,800 रुपए आपका इंटरेस्ट आएगा 6% के हिसाब से। तो ये जो 1,800 रुपए आया, ये कैसे आया? 30,000 इंटू 6%। ये आपका पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% होने पर 30,000 पे 1,800 रुपए की इंटरेस्ट की लायबिलिटी आ गई। तो पहले साल के एंड में जो लायबिलिटी आएगी वो आपकी आएगी 31,800, जिसमें से हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें कितनी देनी है? 10,000 प्लस इंटरेस्ट। तो जो भी इंटरेस्ट का एक्चुअल अमाउंट आ रहा है वो भी मुझे देना है। तो 10,000 प्लस 1,800 रुपए जो इंटरेस्ट का अमाउंट मेरा आया, तो टोटल जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में दे रही हूँ वो मैं दे रही हूँ 11,800 की। वहां मुझे इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट दिया हुआ था, यहाँ मुझे ऐड करना है इंटरेस्ट का अमाउंट। तो फर्स्ट ईयर में जो इंस्टॉलमेंट दी मैंने फर्स्ट ईयर के एंड में, वो दी मैंने 10,000 प्लस 1,800, 11,800। तो फर्स्ट ईयर के लास्ट में या सेकेंड ईयर के शुरू में, जैसे भी आप लिखना चाहो, जो लायबिलिटी है वो कितनी है? 20,000 रुपए टुवर्ड्स द कैश प्राइस। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो भी आपकी लायबिलिटी शुरू में बचती है, दैट इज ओनली टुवर्ड्स द कैश प्राइस। वही उसी पे तो प्रिंसिपल पे तो ही मैं इंटरेस्ट दे रही हूँ ना। अब सेकेंड ईयर के शुरू में जो लायबिलिटी है वो है 20,000 रुपए, उस पर फिर वापस 6% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मेरा है 20,000 पे 6% रेट ऑफ आपका इंटरेस्ट लगेगा, विच कम्स आउट टू बी 1,200। तो टोटल जो लायबिलिटी है सेकेंड ईयर के एंड में वो कितनी होगी? 20,000 प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट 1,200 रुपए, यानी 21,200 रुपए, जिसमें से मैं कितना दे रही हूँ? 10,000 प्लस इंटरेस्ट, यानी 10,000 plus 1,200, 11,200. Liability in the beginning of third year will be 10,000 rupees. 10,000 का 6% will be the amount of interest for third year, जो मेरी liability और बढ़ा देगा। वो अमाउंट आ जाएगा 600 रुपए। टोटल मुझे कितना देना है? 10,600 रुपए। मैं दे कितना रही हूँ? 10,000 प्लस इंटरेस्ट विच इज 10,600, और बैलेंस मेरा बचेगा निल। दिस इज हाउ दिस हैज टू बी कैलकुलेटेड। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी थी बस, जो पहला केस था और जो थर्ड केस अभी हमने वाला क्वेश्चन किया, इन दोनों में फर्क कहाँ है? उसमें जो हमें इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया था दैट वाज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ हमें इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड करना है इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में। और दूसरा फर्क ये है कि जो लास्ट ईयर की जो इंस्टॉलमेंट होगी, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी, उसमें पहले केस में जहां इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इंक्लूसिव है इंटरेस्ट के, हो सकता है हमें इंटरेस्ट के अमाउंट में एडजस्टमेंट करनी पड़े, जिसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में की थी। इस सिचुएशन में जहां पे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हमें दिया हुआ है विच इज एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, इस तरह की सिचुएशन में कभी भी एडजस्टमेंट हम नहीं करेंगे, क्योंकि जो अमाउंट इंटरेस्ट का आएगा वो मेरी लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा, मैं उतना दे रही हूँ। तो यहाँ पर आपकी कभी भी कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं होगी जहां आपको इंटरेस्ट के अमाउंट में एडजस्टमेंट करनी है। वो सिर्फ पहली तरह की सिचुएशन होगी जहां सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है और इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है दैट इज ऑल्सो इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। आई होप कि ये तीनों सिचुएशंस आप लोगों को क्लियर हैं। देन this is the question. Okay, one more question has to be done. Okay, one more question, one more type of situation may be there. I'll just where the solution is. Okay, one more type of situation may be there where the question says that on 1st January, Sunita purchased a machine on hire purchase system
She paid 1,000 on delivery, and that means the down payment is given to you as 1,000 rupees. डाउन पेमेंट आपको दी हुई है 1,000 रुपीज की. द बैलेंस इन 4 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 750 ईच, पेएबल एनुअली ऑन 31st ऑफ दिसंबर. दैट मींस एनुअल 4 इंस्टॉलमेंट्स हम दे रहे हैं. एनुअल 4 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 750 ईच विल बी देयर. इसका मतलब अगर मैं कैलकुलेशंस करूं तो इट विल गिव यू द टोटल अमाउंट 750 into 4. टोटल पेमेंट हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं 3,000 रुपए की. इसके अलावा क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, द कैश प्राइस ऑफ द मशीन इज 3,700. तो कैश प्राइस मुझे दिया हुआ है 3,700 का. यू हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. This is the question mark, and which is included in each amount of installment. तो जो मुझे 750 रुपीज का जो अमाउंट दिया हुआ है इंस्टॉलमेंट का, अब ये आपके क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है. अब आप इसे क्या चीज देख सकते थे, एक्चुअली में 4 इंस्टॉलमेंट्स थी, एनुअल इंस्टॉलमेंट 750 की. तो इससे मैं ये चीज पहले देख सकती थी. कैश प्राइस मुझे दिया हुआ 3,700 का, तो आई कैन कैलकुलेट एंड आई कैन मेक इट आउट कि दिस अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 750 वेदर इट इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट और इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट. तो 4 इंस्टॉलमेंट्स अगर पे कर रही हूँ 750 रुपए की एनुअल में, तो टोटल मैं अमाउंट पे कर रही हूँ 3,000 रुपए का. तो हायर परचेज प्राइस की अगर मैं बात करूं, हायर परचेज प्राइस इज कैश प्राइस और द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स प्लस द डाउन पेमेंट. तो अगर इसके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशंस करके देखूं तो हायर परचेज प्राइस के हिसाब से इट विल बी डाउन पेमेंट विच इज 1,000 रुपीज एंड प्लस 3,000 विच इज द टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आई एम मेकिंग पेमेंट फॉर. ये मैं टोटल पेमेंट कर रही हूँ या करने वाली हूँ. तो मैं पैसे कितने देने वाली हूँ, टोटल 4,000 रुपए. ये मेरा हायर परचेज प्राइस हो गया. अब हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस को अगर मैं कंपेयर करूं तो कैश प्राइस कितना है 3,700, हायर परचेज प्राइस कितना जो मैं एक्चुअली दे रही हूँ कैलकुलेशंस के हिसाब से 4,000. इसका मतलब जो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 300 रुपए, विच इज इंक्लूसिव इन द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट. 750 रुपए में, इसका मतलब ये कैलकुलेशंस में 300 रुपए ऐड किए हुए हैं. तो इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में जो है इंटरेस्ट ऐड किया हुआ है. अब मुझे बाइफिकेट करना है. बाइफिकेट करने के लिए अब जो पहला हमने सेकंड क्वेश्चन किया था जिसमें हम इंटरेस्ट अमाउंट बाइफिकेट कर रहे थे, तो हमें पता था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है. अब इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है. कैश पेमेंट, डाउन पेमेंट, हायर परचेज प्राइस, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया, बाकी सब चीजें हमें दी हुई थी. रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होने की वजह से मुझे अब ये देखना है कि इस तरह की सिचुएशन अगर है तो हम किस तरह से कैलकुलेशंस करेंगे. अब यहाँ पे जो कैलकुलेशंस करोगे तो एक कैलकुलेशन में तो मेरा एक पार्ट तो मेरी कैलकुलेट होकर आ गया, विच इज द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो इंक्लूडेड है इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में. 3,000 जो मैं दे रही हूँ उसमें ये 300 रुपए इंक्लूडेड है 4 इंस्टॉलमेंट्स में. अब मुझे ये देखना है कि 4 इंस्टॉलमेंट में 300 अमाउंट टोटल दे रही हूँ, पहले में कितना था, दूसरे में कितना था, तीसरे में या चौथे में कितना था, उसको सेग्रीगेट करना है व्हेन आई डोंट नो द रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो पहला पार्ट सोल्यूशन का तो ये है कि मैंने इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लिया है. अब दूसरा अमाउंट जो मैं कैलकुलेट करूंगी दैट विल बी द कैलकुलेशन, आई एम जस्ट राइटिंग इन शॉर्ट टू सेव द टाइम, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट which is included in each installment. ये मुझे कैलकुलेट करना है. अब ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये देखना है कि मेरी लायबिलिटी कब कितनी है. अब मुझे ये पता है कि जो हायर परचेज प्राइस है वो 4,000 रुपए है, उसमें से जो मुझे टोटल देना है विच इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट. तो आई विल स्टार्ट विद द हायर परचेज प्राइस विच इज 4,000 रुपीज. दिस इज द टोटल अमाउंट विच इंक्लूड्स द डाउन पेमेंट which includes the amount of installments which is inclusive of interest. इसमें से मैंने डाउन पेमेंट लेस करनी है क्योंकि डाउन पेमेंट पे तो इंटरेस्ट लगता नहीं है. ये डाउन पेमेंट हटा दी तो जो लायबिलिटी है वो कितनी है 3,000 रुपए जो डाउन पेमेंट के बाद है, यानी साल के शुरू में है. इसमें से मैंने टेक्निकली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की होगी या मैं करूंगी, वो मैं करूंगी 750 रुपीज की. तो जो लायबिलिटी ये मेरी है लायबिलिटी बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर. अब लायबिलिटी मेरी सेकेंड ईयर के शुरू में, बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर मैं अगर देखूं या एट द एंड ऑफ, क्योंकि इंक्लूसिव ऑफ वो है सेकेंड ईयर में, आप देखोगे लायबिलिटी ये आपकी कितनी आएगी 3,000 माइनस 750 क्योंकि ये मैं दे चुकी हूँ. दिस विल बी एट द एंड.
क्योंकि इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट है, इट विल बी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के जो आपकी आउटस्टैंडिंग जो लायबिलिटी होगी वो आपकी होगी 2250। फिर इसमें से सेकेंड इंस्टॉलमेंट मैं पे करूंगी। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? अगेन इट विल 750। तो लायबिलिटी थर्ड ईयर में कितनी आएगी? 2250 माइनस 750। ये लायबिलिटी आ गई थर्ड ईयर में। इसमें से थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करूंगी मैं, विच इज अगेन 750 इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। तो फोर्थ ईयर में जो लायबिलिटी है वो कितनी आएगी? 750 रुपए, विच इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो मैं दूंगी 750 की, उसके बाद जो लायबिलिटी बचेगी, बैलेंस या लायबिलिटी आप कुछ भी लिख लीजिएगा, आई एम जस्ट यूजिंग द टर्म, वो आपकी बचनी चाहिए निल। इसका मतलब अब मैं क्या करूंगी, जो मेरी इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस होती हैं वो किस पे होती हैं? साल के आखिर में, हर साल के आखिर में। अब जैसे मैं 4 साल की बात कर रही हूँ, तो 4 साल के आखिर में जो मेरी लायबिलिटी है उस पे मैं इंटरेस्ट दूंगी। आज अगर मैंने एक एसेट परचेज किया, उसमें से आज 1000 रुपए तो दे चुकी मैं, बाकी जो बैलेंस बचा उसमें से ही तो मुझे देखना है कि कितना है। अगर मान लीजिए मैं कैश प्राइस के हिसाब से बात करूं, कैश प्राइस पे, इसको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज कि वो सॉल्यूशन का हिस्सा है। इफ आई जस्ट स्टार्ट विद कैश प्राइस 3700, आई नो डाउन पेमेंट कितनी है। डाउन पेमेंट वाज 1000 रुपीज। लायबिलिटी इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर विल बी 2700। इस पे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट लगेगा जो भी होगा। अब मान लीजिए मैं कहूँ 10% है, तो 10% का मतलब 270 रुपए पहले साल का इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा। अब यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेशंस करने के लिए आई शुड नो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो मुझे पता नहीं है। तो मैंने इसकी बजाय क्या किया है, आई हैव स्टार्टेड विद द हायर परचेज प्राइस आउट ऑफ व्हिच आई हैव डिडक्टेड द डाउन पेमेंट, क्योंकि उस पर तो इंटरेस्ट लगेगा नहीं। मैंने लायबिलिटीज देखी, अब ये जो लायबिलिटी है दिस इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट ऐड किया हुआ है। और टेक्निकली मुझे पता है कि जो लायबिलिटी शुरू में होगी वो सबसे ज्यादा होगी कैश प्राइस के टर्म्स में, फिर सेकंड ईयर में कम होगी, थर्ड ईयर में और कम होगी, फोर्थ ईयर में और कम होगी। तो धीरे धीरे वो रिड्यूस हो रही है और उसी प्रोपोर्शन में इंटरेस्ट का अमाउंट भी मेरा रिड्यूस हो जाएगा, चाहे किसी भी परसेंटेज पे हो, अमाउंट तो कम होगा। तो यहाँ पे जो मेरे को गिवन इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से व्हाट आई हैव डन इज, मैंने हर साल की लायबिलिटी का अमाउंट देखा। पहले साल 3000, दूसरे साल 2250, तीसरे साल 1500, चौथे साल 750 रुपए। दिस अमाउंट of liability which is being paid in different years is inclusive of interest 3000। अब मैं इसकी रेशो निकाल रही हूँ, क्योंकि जिस परसेंटेज में, जिस रेशो में मेरी लायबिलिटी होगी उसी रेशो में मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट भी कम होता चला जाएगा। अब मुझे ये तो पता ही नहीं था कि इसमें मेरा इंटरेस्ट रेट क्या है। ये 3000, 2250, 1500 और 750, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो मेरी लायबिलिटी के अकॉर्डिंगली कम होता जा रहा होगा। तो टेक्निकली जैसे जैसे लायबिलिटी कम होती चली जाएगी वैसे वैसे मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट कम होता चला जाएगा। इन 4 अमाउंट में इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड है, तो जो भी परसेंटेज है वो तो सेम ही है हर साल, तो उसी प्रोपोर्शन में, इसी रेशो में मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट भी इस अमाउंट, इन 4 फिगर्स में होगा। तो इनकी रेशो आप कैलकुलेट कर लो। इसकी जब आप रेशो कैलकुलेट करोगे तो आप, आई होप कि आपको रेशो कैलकुलेट करनी आती है। तो 750 के हिसाब से अगर मैं देखूंगी 55 के हिसाब से, आप करके देख लेना, इट विल बी 4:3:2:1। इसको कंप्रेस करता चले जाना आपको। तो जो रेशो आ रही है वो आपकी है 4:3:2:1। इसका क्या मतलब है कि जो मेरा अमाउंट है इंटरेस्ट का वो इस रेशो में है चारों साल में। अब क्या करना है, टोटल अमाउंट कितना था मेरा इंटरेस्ट का? 300 रुपए। ये मैंने कैलकुलेट किया था अभी यहाँ पर पीछे कि 300 रुपए चारों साल में मैं मिलाकर इंटरेस्ट का दे रही हूँ। अब मुझे क्या करना है, ये मेरा चला जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का है उसमें सबसे ज्यादा लायबिलिटी थी 3000 की, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर कम हुई। तो 4:3:2:1 की रेशो में मुझे इंटरेस्ट के अमाउंट को बाइफिकेट करना है। तो इंटरेस्ट का अमाउंट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। नाउ दिस इज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर इस तरह से है। फर्स्ट ईयर के लिए कैसे आएगा, 300 इंटू 4/10। ये आपको जो अमाउंट आएगा कैलकुलेट करके 120 रुपीज। इसका मतलब पहले साल में जो भी अमाउंट है वो 120 रुपए इंटरेस्ट का है आउट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ 300 फॉर 4 इयर्स। दूसरे साल के लिए कैसे देखेंगे, 300 इंटू 3/10,
फिर 300 इंटू 2/10 और फिर 300 इंटू 1/, इस तरह से आपकी ये कैलकुलेशंस आएंगी। आई होप कि ये आपको क्लियर है, और फिर बाकी आपके पास सारी चीज़ें हैं तो आप इजीली कैलकुलेशंस करने के बाद अब आपको अकाउंट्स बनाने हैं। तो दूसरे साल में आपका अमाउंट आएगा 90 रुपीज़, थर्ड ईयर में आएगा 60 रुपीज़, लास्ट ईयर में आएगा 30। अभी हैंग कर गया है, और फिर आप इसका टोटल करके देख लोगे तो टोटल शुड बी 300। आई होप कि ये अब आपको क्लियर हैं सारे पॉइंट्स। Okay, now what we have done is we have discussed all type of situations, जिस तरह की calculations के लिए आपको questions मिल सकते हैं। इसके बाद we have to prepare the accounts in the books of hire purchaser and hire vendor. We have a lecture tomorrow. Randhir, you have asked me कि class is not visible. Which class you are talking of? कि class कौन से visible नहीं है? पता नहीं, आप अगर Excel sheet visible नहीं है तो आप मुझे बता दीजिए, और otherwise क्लास कल के लिए अगर है तो हो सकता है उन्होंने अभी अपडेट ना की हो। यू हैव लेक्चर टुमारो। अगर इन केस उसमें कहीं वापस से रीशेड्यूलिंग अगर करेंगे, क्योंकि आई आस्क्ड देम टू मेक लेक्चर टुमारो, तो उन्होंने शेड्यूल तो कल के लिए शायद किया हुआ होगा, मे बी कि अपडेट नहीं हो रहा अभी कैलेंडर में। ओके, वन ऑफ यू हैव आस्क्ड मी कि सिलेबस क्या है फर्स्ट सेमेस्टर का, जो आपका यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे या एसवाल की वेबसाइट पे आपको जो मॉड्यूल मिला है उसमें सिलेबस लिखा हुआ है। यू ऑल हैव द कॉपी ऑफ सिलेबस विद यू, अदरवाइज आई विल शेयर इट इन व्हाट्सएप ग्रुप विद यू ऑल टुडे। वो आपको पूरा पढ़ना है। उसमें सिर्फ एक चीज़ है कि जो आपकी एक यूनिट है विच इज़ डिसोल्यूशन में यू हैव इन सिलेबस द ओवरव्यू ऑफ द पार्टनरशिप एंड एडमिशन रिटायरमेंट। उसमें से क्योंकि क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है तो आई विल नॉट कवर दैट थ्योरेटिकल पोर्शन। हमें डिसोल्यूशन का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट है, उसका क्वेश्चन आता है, वो आप अच्छे से कर लीजिएगा। अभी एज ऑफ नाउ आज के लिए जो हमने हायर परचेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आई होप कि ऑल दी कॉन्सेप्ट and all the situations of different type of situations which may be there in your question, we have done some of them. आप लोगों को वो clear है? In case you have any doubt, you can ask me. Else we can end today's lecture. We'll continue it tomorrow with more questions. अनिरुद्ध, आप चैट बॉक्स में देखोगे व्हाट्सएप का गूगल क्लास का स्टूडेंट्स ने लिंक भेजा हुआ है ऑलरेडी, आप उसको अपने चैट बॉक्स को थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखो। देयर इज the code and the WhatsApp link also to connect yourself with the Google Classroom and WhatsApp. Okay, no questions from your side. I hope the concepts are clear. Okay, we can end today's class. We'll continue with the same concepts tomorrow, same time. Till then, take care. Bye-bye.